देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा तो इंश्योरेंस क्लेम हम लोग का कंप्लीट हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिंगल एंट्री। ठीक है, तो पहले देखो सिंगल एंट्री क्या होता है। सिंगल एंट्री या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी इसे बोला जाता है। सिंगल एंट्री और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो सिंगल एंट्री या फिर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स जो है ये कब होता है। देखो इससे हमें किस तरह से अकाउंटिंग करना है। अब सिंगल एंट्री ही क्यों बोला जाता है, क्योंकि हमें पता है कि अकाउंट्स में सिंगल एंट्री कुछ नहीं होता है, डबल एंट्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर किसी को डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के बारे में कुछ नहीं पता हो। गुड मॉर्निंग श्रद्धा। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा, तो देखो अगर किसी को ये ना पता हो कि किस तरह से जो है अकाउंटिंग करना चाहिए, मतलब डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम ये एक सिस्टम होता है, एक साइंटिफिक सिस्टम है, एक लॉजिकल सिस्टम है जिसे हमें सीखना पड़ता है। ठीक है, और ये नॉर्मली 11 से हम लोग सीखते हैं, तो जो ये सब सीखते हैं वो कॉमर्स स्ट्रीम में जाते हैं। ठीक है, तो कॉमर्स लेके जो भी पढ़ेंगे उनको ये पहले ही डुअल एंट्री या डबल एंट्री सिस्टम जो है पढ़ना पड़ता है। ठीक है, समथिंग डेबिट टू समथिंग क्रेडिट, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है। लेकिन अगर कोई ये मेथड फॉलो नहीं करता है, ठीक है, तो ये अपना रिकॉर्ड रिकॉर्ड तो कर रहा है ट्रांजैक्शन को, बट सिंगल एंट्री कर रहा है, मतलब डबल एंट्री डेबिट टू क्रेडिट नहीं कर रहा है, या फिर इनकम्प्लीट रख रहा है अपने रिकॉर्ड को। लेकिन क्या ऐसे बिजनेसमैन को अपना प्रॉफिट नहीं पता करना होता है? पता करना होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर इन्होंने क्या बिजनेस में कितना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किया था, कितना इनको रिटर्न मिला, यानी प्रॉफिट कितना इन्होंने अर्न किया, ये इनको भी पता करना होता है। ठीक है, तो सिंगल एंट्री है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है, तो हम लोग प्रॉफिट कैसे पता करेंगे? क्योंकि हम लोग का नॉर्मली डबल एंट्री में प्रोसेस क्या होता है, फाइनल अकाउंट्स तक पहुंचने का। फर्स्ट स्टेप होता है जर्नल एंट्री, ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग, सेकेंड स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग, ठीक है, थर्ड स्टेप होता है लेजर पोस्टिंग के बाद हो जाता है ट्रायल बैलेंस, ठीक है, ट्रायल बैलेंस आफ्टर दैट हो जाता है फाइनल अकाउंट्स। आफ्टर दैट होता है फाइनल अकाउंट्स, और फाइनल अकाउंट्स में अगर पार्टनरशिप है तो उसमें तुम लोग पीएल एप्रो भी बनाते हो, पीएल भी बनाते हो, बैलेंस शीट ट्रेडिंग नॉर्मली नहीं दिखाते हैं, लेकिन पार्टनर लोग भी ट्रेडिंग कर सकता है, मतलब उनका भी तो बिजनेस होगा ना कुछ। लेकिन हम लोग को जो पार्टनरशिप का बिजनेस का ट्रांजैक्शन दिया हुआ रहता है ना, उसमें प्रॉफिट वगैरह नॉर्मली दिया हुआ रहता है, हमें वो ट्रेडिंग नहीं बनाना पड़ता है। लेकिन हम लोग क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बना सकते हैं। फाइनल अकाउंट्स में क्या क्या आ जाएगा, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा। जैसे सोल प्रोप्राइटर क्या बना सकता है, ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो मैन्युफैक्चरर है पीएल अकाउंट बना सकता है, ठीक है, और अगर कोई पार्टनरशिप में है तो पीएल के बाद पीएल एप्रो भी बना लेगा, ठीक है, आफ्टर दैट बैलेंस शीट बना लेगा। तो ये हो गया हम लोगों का डबल एंट्री का सिस्टम। डबल एंट्री बुक कीपिंग जो भी करते हैं वो इस तरह से अपना प्रॉफिट पीएल से, पीएल एप्रो से, पार्टनर अगर है तो पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट पीएल एप्रो में किया जाता है, पीएल पीएल एप्रो, ठीक है, ये सब बैलेंस शीट से अपना फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं। बट अगर कोई अपना डुअल एंट्री किया ही नहीं है तो वो लेजर पोस्ट क्या करेगा और ट्रायल बैलेंस क्या बनाएगा और कैसे फाइनल अकाउंट्स बनाएगा। लेकिन अगर फिर भी उनको अपना प्रॉफिट पता करना है तो एक मेथड है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर कोई डुअल एंट्री फॉलो नहीं कर रहा है तो भी वो अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकता है, दैट इज अकाउंट्स कर सकता है फ्रॉम अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, ये कर सकता है। ठीक है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड। अब यही हमें इस चैप्टर में सीखना है कि कैसे हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, क्योंकि हमें तो ये प्रोसेस पता होता है। ठीक है, तो इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से कैसे हम लोग अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे, मतलब क्या प्रिपेयर करना पड़ेगा यहाँ पर,
हम लोग करेंगे पीएल, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा और बैलेंस शीट, यही मेन दो चीज होता है, प्रॉफिट और बैलेंस शीट पता करना पड़ेगा। अगर इनकम्प्लीट है फिर भी, रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है फिर भी हम लोग प्रिपेयर करने का कोशिश करेंगे, और इसके लिए जो मेथड है वही अभी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है, और नॉर्मली ये मेथड कौन करते पता है, ये सब स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है, जिनको उतना नॉलेज नहीं है कि डुअल एंट्री सिस्टम से अकाउंटिंग मेंटेन करना चाहिए, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उनका जो है मतलब उनका एक मोटो हो सकता है कि वो टैक्स नहीं देना चाहते, ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि एक मतलब नॉर्मल जो मतलब उतना ऑर्गेनाइज्ड वे से अपना अकाउंटिंग वगैरह नहीं कर रहा है, ठीक है, छोटा दुकान है बस, बट अच्छा खासा कमाता है, लेकिन वो टैक्स अगर नहीं देना चाहता है तो वो लोग भी क्या करते हैं, अपना प्रॉपर अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करते, ठीक है। तो एक तो होता है लैक ऑफ नॉलेज के लिए, एक होता है, गुड मॉर्निंग इनकी, आवाज आ रहा है तो इनकी को गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। अच्छा तो देखो यहाँ पर सिंगल एंट्री में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, देखो जैसे मैंने यहाँ पर बोला कि डेफिनेशन, जो मतलब डेफिनेशन फीचर्स ये मैंने बताया, ठीक है, थोड़ा बहुत अभी यहाँ से बता देंगे, और भी सिंगल एंट्री कितने टाइप्स का होता है वो पढ़ेंगे, और किस तरह से हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपिटल एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम, हम लोग कैसे प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल, ये सब हम लोग देखेंगे कैसे होगा। तो ये सब जस्ट पॉइंट है, क्या क्या हमें पढ़ना है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड इट्स कंपैरिजन विद बैलेंस शीट, मतलब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होता है, बैलेंस शीट क्या होता है, उसका कंपैरिजन, टेक्निक ऑफ ऑब्टेनिंग कंप्लीट इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए होगा अगर हम लोग इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से ही अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना चाहते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पर सिर्फ पीएल बैलेंस शीट मतलब ये जो बनाएंगे ना ये भी प्रॉपर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही बनाएंगे, बट ये प्रॉपर नहीं होगा, इतना बोल सकते हैं, मतलब उसी तरीके से हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से, बट ये एग्जैक्ट ट्रू फेयर व्यू नहीं दिखाएगा हमें, है ना, कैसे दिखाएगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज तो हम लोग एस्टिमेट करके करेंगे, ठीक है, तो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा, इतना बोल सकते हैं। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या क्या प्रोसेस है, पहले इनकम्प्लीट बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, उसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री इन ऑल ट्रांजैक्शन, अकाउंटिंग प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इस तरह से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्या दिया है पहले, यहाँ से ही पढ़ते हैं, देखो ये देखो क्या बोल रहा है कि वेरी ऑफन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप बिजनेस डू नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम, कोई मेंटेन नहीं करता है नॉर्मली सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप, ठीक है, तो कंपनी को तो करना ही पड़ेगा, अगर कंपनी नहीं करेगी तो फिर वो तो उसको तो पेनल्टी वगैरह भरना पड़ेगा, लेकिन इनके ऊपर ये सब एप्लीकेबल नहीं होता, तो ये लोग नहीं करते। दे कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द कैश ट्रांजैक्शन, ये लोग क्या रखते हैं, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन एंड क्रेडिट ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये लोग बिजनेस में सिर्फ दो ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं, इसीलिए मैंने बोला यहाँ पर इस चैप्टर का नाम है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, मतलब एकदम ओमिशन नहीं है रिकॉर्ड का, रिकॉर्ड मिलेगा, कैश ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन इस तरह का ट्रांजैक्शन ये लोग रखेंगे, बाकी ट्रांजैक्शन नहीं रखते हैं, बट एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड दे विल वांट टू नो द परफॉर्मेंस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ देयर बिजनेस, जैसे कि मैंने बोला इनको भी अपना प्रॉफिट पता करना होता है, बैलेंस शीट पता करना होता है, ठीक है। This creates some special problems to the accountants. This chapter discuss how to complete the accounts from available incomplete records and addresses the problems faced in single entry system. मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है, ये चैप्टर में हमें यही पढ़ना है कि किस तरह से हम लोग जो भी इंफॉर्मेशन मिल रहा है अवेलेबल जो भी है उससे कैसे हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे, और इन जो भी ऑर्गेनाइजेशन हमें पूछ रहा है चाहे वो सोल प्रोप्राइटर हो पार्टनरशिप हो, नॉर्मली हमें सारा सोल प्रोप्राइटर ही मिलेगा, उनको उनका प्रॉफिट या बैलेंस शीट बताने का कोशिश करेंगे, ठीक है, और ये भी देखेंगे कि सिंगल एंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करना पड़ता है। सिंगल एंट्री का मतलब है ये पॉपुलरली कैसे यूज होता है, यूज टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जब हम लोग अकाउंट बनाने का कोशिश करते हैं तब हम लोग बोलते हैं कि हम लोग क्या फॉलो कर रहे हैं, सिंगल एंट्री सिस्टम, ठीक है, रिकॉर्ड्स मतलब क्या, ट्रांजैक्शंस, तो उससे तो जर्नल एंट्री बनता है, बट जर्नल तो डुअल एंट्री बेसिस है, अब जर्नल ही नहीं बनाया इन्होंने तो ये सिंगल एंट्री है, ठीक है, ये कोई अलग हमें सीखना ही नहीं है, मतलब सिंगल एंट्री कोई अलग प्रोसेस नहीं है, ठीक है, मतलब ये एक मतलब सही प्रोसेस का एक टूटा फूटा चीज हो गया है ना, कि डबल एंट्री की जगह सिंगल एंट्री फॉलो कर रहे हो, जो कि एक गलत अप्रोच है। तो इन प्रैक्टिस क्वैक अकाउंटेंट्स का मतलब क्या बोले, मतलब जैसे होता है ना कि
जिनके पास नॉलेज नहीं है, मतलब जिनके पास कोई वैसा स्किल नहीं है, फिर भी वो बोल रहे हैं। मतलब देखो, नॉलेज हम लोग दो तरह से गैदर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हमारे सोसाइटी में जिनके पास पेन पेपर में कुछ सर्टिफिकेट वगैरह हो, चाहे उनके पास नॉलेज हो या ना हो, तो उनको ही नॉलेजेबल बोला जाता है। बल्कि ऐसा तो होना नहीं चाहिए, नॉलेज अपने जगह पे है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर क्वैक अकाउंटेंट्स का मतलब ये होता है कि मतलब जो खुद को अकाउंटेंट बोल रहे हैं, बट उनके पास अकाउंट का कोई नॉलेज नहीं है, ठीक है। मतलब उनको नहीं पता है कि डबल एंट्री होता है, ठीक है, या फिर डबल एंट्री का क्या प्रोसेस होता है, ऐसा कुछ परफेक्टली उन्हें नहीं पता है, फिर भी वो अपने आप को क्या बोल रहे हैं, अकाउंटेंट्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो क्वैक अकाउंटेंट्स, ठीक है, फॉलो सम हाइब्रिड मेथड। वो क्या करते हैं, हाइब्रिड मेथड यूज करते हैं, ठीक है, डबल एंट्री नहीं करते। जैसे वो क्या करते हैं, हाइब्रिड मतलब मिक्स्ड अप। क्या करते हैं, फॉर सम ट्रांजैक्शन दे कंप्लीट डबल एंट्री, कुछ जगह पे डबल एंट्री कर देते हैं, एंड फॉर सम अदर दे कंप्लीट जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन। कहीं पर सिंगल एंट्री करते, वन एस्पेक्ट मतलब डेबिट किया तो क्रेडिट नहीं किया, क्रेडिट किया तो डेबिट नहीं किया। इनफैक्ट फॉर सम अदर ट्रांजैक्शन दे इवन डू नॉट पास एनी एंट्री, और कभी कभी एंट्री नहीं पास करते, मतलब सिंगल एंट्री भी कर देते हैं, डबल एंट्री भी कर देते हैं, और नो एंट्री मतलब कुछ एंट्री ही नहीं किया, नो एंट्री भी कर देते हैं। तो पूरा हाइब्रिड मेथड यूज करें, जो कि मतलब बिल्कुल एक हैजर्ड रेडी करेगा। इससे हम लोग फाइनल अकाउंट्स इजीली तो नहीं बना पाएंगे, ठीक है। ब्रीफली दिस में बी स्टेटेड एज इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, और इसी को बोला जाता है इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, मतलब कुछ रिकॉर्ड हमारे पास है, कुछ आधा अधूरा है, कुछ है ही नहीं। द टास्क ऑफ द अकाउंटेंट इज टू एस्टैब्लिश लिंक अमोंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टू फाइनलाइज दिस अकाउंट्स। अब जिनको बोला जाएगा कि आप ये सब जो सिंगल एंट्री, डबल एंट्री एंड नो एंट्री से अकाउंट्स बनाओ, तो उनका टास्क ही ये होगा, उनको क्या करना पड़ेगा, ये सारे चीजों में एक लिंक जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। लिंक जनरेट करके मतलब उनको समझना पड़ेगा कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करें। जैसे लिंक जनरेट का मतलब क्या होगा, मान लो कोई एक सोल प्रोप्राइटर बोल रहा है कि मेरा बैलेंस शीट बना के दीजिए, तो वो क्या करेगा, वो देखेगा शॉप में जाके कि कितना फिक्स्ड एसेट है, वो काउंट कर लेगा, कितना करेंट एसेट है, तो फिर वो क्या करेगा, एक टोटल एसेट उसे मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर करेंट लाइबिलिटी वगैरह फाइंड आउट कर लेगा, तो यहाँ से कैपिटल फाइंड आउट कर पाएगा। इस तरह से लिंक को, लिंक के साथ लिंक जोड़ के वो फाइनल अकाउंट्स बनाने का कोशिश करेगा, चाहे वो बैलेंस शीट हो, चाहे वो पीएल हो। द टास्क ऑफ द अकाउंटेंट इज टू एस्टैब्लिश लिंक अमंग द अवेलेबल इंफॉर्मेशन एंड टू फाइनलाइज दिस अकाउंट्स। फीचर्स क्या है, देखो, ये एक इनएक्यूरेट, अनसाइंटिफिक और अनसिस्टमेटिक मेथड है ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने का, ठीक है। एकदम एक्यूरेट बिल्कुल नहीं बोला जाएगा, क्योंकि ये एक्यूरेट है ही नहीं, क्योंकि अकाउंट्स रिकॉर्ड करने का मेथड ही होता है डबल एंट्री, तो इनएक्यूरेट है, साइंटिफिक भी नहीं है और सिस्टमेटिक भी नहीं है। देयर इज जनरली नो रिकॉर्ड ऑफ रियल एंड नॉमिनल अकाउंट्स। यहाँ पर रियल नॉमिनल रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, क्या रिकॉर्ड किया जाता है यहाँ पर, एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस ए रिकॉर्ड इज केप्ट फॉर कैश एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन, ठीक है। रियल जो है, रियल अकाउंट जो भी होता है, और नॉमिनल अकाउंट मतलब रियल नॉमिनल नहीं रिकॉर्ड किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट को जो है, पर्सनल अकाउंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। पर्सनल अकाउंट और कैश ट्रांजैक्शन। पर्सनल अकाउंट्स मतलब क्या क्या होता है बोल सकते हो, पर्सनल अकाउंट मतलब क्या क्या होता है बोल सकते हो, कोई बोलेगा पर्सनल अकाउंट, 11 का चीजें बोलो। पर्सनल अकाउंट का नाम बोलो, एक पर्सनल अकाउंट का नाम बोलो, कोई भी नहीं, कोई भी एक पर्सनल अकाउंट का नाम बोलो। 11 में जब एंट्री करते हो, पर्सनल अकाउंट का नाम नहीं बोलोगे कोई भी। मैम कस्टमर सैलरी। हाँ, मतलब डेटर, डेटर और क्या होगा, क्रेडिटर, ये सब क्या है, डेटर क्रेडिटर, ये सब क्या होगा, पर्सनल अकाउंट। कोई पर्सनल अकाउंट तो दो तरह का होता है ना, एक तो ये भी होता है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट भी होता है ना, मतलब जैसे मान लो कोई बैंक के नाम पे हम लोगों ने कुछ, जैसे मान लो एक्सपेंस, जैसे सैलरी, सैलरी जो है, सैलरी पेड जो है वो क्या है, और सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये बताओ तो ये कौन सा अकाउंट है, बोलो बोलो, गलत होगा, होगा सैलरी पेड और सैलरी आउटस्टैंडिंग। ये सैलरी पेड कौन सा अकाउंट है, सैलरी आउटस्टैंडिंग कौन सा अकाउंट है, सैलरी पेड पर्सनल अकाउंट। सैलरी पेड, सोचो, सैलरी पेड एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अगर तुम्हारा ही एक ऑर्गेनाइजेशन है, तुम सैलरी पे कर रहे हो, तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस। तो एक्सपेंस यानी कौन से अकाउंट में जाएगा,
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और सैलरी अगर पे करना था, नहीं पे किए, तभी तो वो लाइबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग टाइम पे नहीं कुछ भी काम अगर हम लोग करते, वही तो हम लोग का लाइबिलिटी हो जाता है। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग, ये क्या होगा? ये फिर कौन सा अकाउंट है? क्या ये भी नॉमिनल होगा? पैसा पे कर दिए वो खर्चा, पैसा पे करना था नहीं किए वो लाइबिलिटी, तो फिर वो कौन सा अकाउंट होता है? सैलरी आउटस्टैंड, हाँ बोलो बोलो। पर्सनल अकाउंट। हाँ, पर्सनल अकाउंट। सैलरी आउटस्टैंडिंग पर्सनल अकाउंट होगा, करेक्ट। सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गया, रेंट आउटस्टैंडिंग हो गया, क्योंकि तब हम लोग क्या करते हैं ना, उस पर्सन को याद रखते हैं, ठीक है। और रियल अकाउंट मतलब, रियल अकाउंट मतलब रियल अकाउंट का एक एग्जांपल दो। फिक्स असेट। फिक्स्ड एसेट वगैरह अगर हम लोग कुछ परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो ये सब रियल अकाउंट में जाता है ना। एसेट पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश, फिक्स्ड एसेट ये रियल अकाउंट, कैश ये भी रियल अकाउंट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट ये लोग मेंटेन नहीं करता है, ठीक है। क्या मेंटेन करता है? सिर्फ और सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन। कैश बुक मिक्सेस अप बिजनेस एंड पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर, ठीक है। कैश बुक में क्या कर देता है, कैश बुक मेंटेन जरूर करता है। कैश बुक मतलब पता है, सब्सिडियरी बुक्स जो होता है, ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स यानी कि अगर हम लोग सारा ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में करेंगे ना, तो ये बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसके लिए इसका अलग अलग पार्ट कर दिया गया है। अगर सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हो, कितना बार रिकॉर्ड करोगे? क्योंकि बिजनेस में सेल परचेस तो बहुत होता है, तो अगर बार बार सेल परचेस का एंट्री करेंगे तो बहुत हेवी हो जाता है, ठीक है। इतना ज्यादा हो जाएगा ना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मतलब बहुत हेवी हो जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, एक अलग अकाउंट बना दिया जाता है। किसका? क्रेडिट सेल का रिकॉर्ड वहीं पर करो, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल्स बुक। परचेज बुक, जहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट परचेस होगा तो उसका एंट्री करेंगे। परचेज रिटर्न, जहां पर क्रेडिट परचेस, क्रेडिट बोल रहे हैं लेकिन कैश नहीं बोल रहे, वहां पर क्रेडिट परचेस का रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। कहीं पर हम लोग क्या करते हैं, सेल्स रिटर्न, जहां पर सिर्फ क्रेडिट सेल का रिटर्न बुक करते हैं, ठीक है। इस तरह से सब्सिडियरी बुक्स बनाया गया है। और सब्सिडियरी बुक्स में जो टोटल होगा ना, उसको हम लोग क्या कर देंगे, उसको हम लोग भेज देंगे फाइनल अकाउंट्स के वहां पर, ठीक है। सब्सिडियरी बुक्स का टोटल को हम लोग पोस्ट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, हम लोग का जो बुक्स है एक ही जगह पे सारा चीज नहीं आएगा। जैसे देखो, तुम लोग अगर एक ही कॉपी में अकाउंट्स भी लिख रहे हो, ठीक है, लॉ भी लिख रहे हो, टैक्स भी लिख रहे हो, तो वो क्या होगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो अगर अलग अलग जगह पे लिखोगे तो वो सही होता है। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या होता है कि अगर मतलब अब देखो, जैसे टैक्स में भी इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है, वो उसका भी अगर अलग कर लोगे तो और भी अच्छा है, ठीक है। उसी तरह से क्या होता है, बिजनेस में सारे ट्रांजैक्शन एक ही जगह पे अगर हम लोग लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हैजर्ड्स हो जाता है। इसीलिए सब्सिडियरी बुक्स बनाया गया है, ठीक है। सब्सिडियरी इसीलिए बोला जाता है। तो सब्सिडियरी बुक्स में एक होता है कैश बुक, जहां पर ओनली ओनली एंड ओनली कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है, ठीक है। अगर किसी भी तरह का कैश ट्रांजैक्शन हो, चाहे वो फिक्स्ड एसेट के लिए हो, चाहे वो करेंट एसेट के लिए हो, चाहे वो एक्सपेंसेस हो, कुछ भी हो, पैसा डिपॉजिट करना हो, कैश बुक मतलब ही कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सिंगल एंट्री में कैश बुक में क्या करता है, ये लोग बिजनेस और पर्सनल ट्रांजैक्शन ऑफ द ओनर सारी चीज को एक एक तरह ही ट्रीट कर देता है। लेकिन हम लोग तो सीखे है ना, डुअल एंट्री में क्या होता है, अगर खुद का खर्चा अगर हम लोग बिजनेस से कर रहे हैं, उसको हम लोग ड्रॉइंग्स दिखाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर जैसे देखो, अगर हम लोग पैसा खुद अपने बिजनेस से ड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं, तो उसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। लेकिन अगर किसी को सैलरी पे करते हैं तो सैलरी पे करे, सैलरी एक्सपेंसेस, सैलरी जो है उसे डेबिट करते हैं, ठीक है। और जैसे अगर हम लोग किसी को प्रोडक्ट बेचते हैं तो वो सेल करते हैं, लेकिन अपने ही शॉप से अगर प्रोडक्ट लेके जाते हैं तो उससे हम लोग बोलते हैं हमारा परचेस कम हो गया, है ना। तो ये हो जाता है। लेकिन इन्होंने क्या किया है यहाँ पर, मतलब ये जो सिंगल एंट्री वाले हैं, इनको नॉलेज नहीं है। ये क्या करते हैं, ये कैश बुक में अपना ओन ट्रांजैक्शन और बिजनेस ट्रांजैक्शन एक ही तरह में ट्रीट कर देते हैं। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी एक होना चाहिए ना, एक ट्रांजैक्शन में तो यूनिफॉर्मिटी होना चाहिए। यूनिफॉर्मिटी मतलब हो जाता है कि हम लोग एक मेथड को फॉलो करते हैं एक तरह से सभी, जैसे कंपनी अकाउंट्स का जो रूल्स होता है हर एक कंपनी को वो फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। या फिर ओवरऑल इंडिया में अकाउंट्स का जो रूल्स है वो सभी को फॉलो करना पड़ता है, जो रूल्स फॉलो करके चल रहे हैं। लेकिन सिंगल एंट्री में ना ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री का एक रूल्स है, जो सिंगल एंट्री करते वो सारे ही इसे फॉलो करते हैं, क्योंकि ये कोई सही रूल्स तो है नहीं। तो इसमें कोई यूनिफॉर्मिटी भी नहीं है इन मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स एंड द सिस्टम में डिफर फ्रॉम फर्म टू फर्म। हर एक फर्म अपने हिसाब से करता है, ठीक है।
डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट्स एंड कन्वीनियंस ऑफ ईच फर्म, उनको जो सही लगता है, ठीक है। जैसे नॉर्मली तो बता दिया है, देखो नॉर्मली बता दिया है, कैश बुक मिक्स कर देते हैं और रियल नॉमिनल मेंटेन नहीं करते, पर्सनल मेंटेन करते हैं, ठीक है। लेकिन अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई थोड़ा बहुत नॉमिनल अकाउंट भी मेंटेन कर रहा है, मतलब डिपेंड करता है, हर फर्म टू फर्म वेरी करता है। प्रॉफिट अंडर दिस सिस्टम इज ओनली एन एस्टिमेटेड बेस्ड, मैंने बोला ना, जो प्रॉफिट मिलेगा भी वो सही नहीं होगा, एस्टिमेटेड बेसिस होगा, ऑन अवेलेबल इंफॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा उसके बेसिस पे एस्टिमेट करके कैलकुलेट कर देंगे। एंड देयरफॉर ट्रू एंड करेक्ट प्रॉफिट्स कैन नॉट बी डिटरमाइंड, तो ये ट्रू एंड फेयर व्यू कभी नहीं रिफ्लेक्ट करेगा। द सेम इज द केस विद द फाइनेंशियल पोजीशन इन द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर बैलेंस शीट। ये जो है, ये बैलेंस शीट के लिए भी यही वाला मतलब अप्रोच आ जाएगा कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू नहीं दिखाएगा, क्योंकि बैलेंस शीट पे भी तो वही वाला पीएल आ रहा है जो एस्टिमेट करके कि सारे एसेट को एस्टिमेट करेंगे, करंट एसेट को एस्टिमेट करेंगे, तो कैसे पता चलेगा कि जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कैलकुलेट एक हम लोग कर लेंगे, लेकिन वो कितना सही होगा ये हम लोग नहीं बोल सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि ये एस्टिमेटेड हो रहा है, एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। देखो अब कितने तरह का सिंगल एंट्री होता है, प्योर, सिंपल और एक क्वासी है, ठीक है। तो देखो, ए स्क्रूटनी ऑफ मेनी प्रोसीड्योर्स एडॉप्टिंग इन मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम ब्रिंग्स फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द फॉलोइंग 3 टाइप्स। तो 3 तरह में डिवाइड कर दिया गया है सिंगल एंट्री सिस्टम को। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम किसे बोलेंगे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है विद द रिजल्ट दैट नो इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस, सेल, परचेस एटसेट्रा। बोल रहा है कि सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन किया जाता है, और हमें यहाँ पर अगर कोई प्योर सिंगल एंट्री मेंटेन कर रहा है, मतलब वो क्या करता है पता है, वो सिर्फ ये देखता है मुझे कौन से कस्टमर से पैसा मिलना चाहिए और मुझे कौन से क्रेडिटर को पेमेंट देना है, बस यही ध्यान रखता है। ना तो वो अपना कैश का कुछ मतलब मेंटेन कर रहा है बुक्स, ना तो बैंक का, ठीक है, ना तो सेल्स का, ना तो परचेस का, सिर्फ पर्सनल अकाउंट को मेंटेन करता है। In view of its failure to provide even the basic information regarding cash, etc., this method exists only on paper and has no practical application. इसको हम लोग practically apply नहीं कर सकते, ठीक है। ये सिर्फ जो है ये एक मतलब पेपर में ही हम लोग बोल सकते हैं कि ये पेपर एप्लीकेशन है, मतलब प्रैक्टिकली इसको हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, इसको जस्ट हम लोग इस तरह से रीड ही कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं कर पाएंगे, मतलब इससे हम लोग कुछ भी रेडी नहीं कर पाएंगे। सिंपल सिंगल एंट्री देखो यहाँ पर क्या मेंटेन होता है, थोड़ा ज्यादा चीज मेंटेन होता है। इन्होंने पर्सनल अकाउंट मेंटेन किया, इन्होंने पर्सनल और कैश बुक, ये 2 चीज मेंटेन करेंगे। ऑल्दो दीज अकाउंट्स आर केप्ट ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक आर मेड ओनली टू पर्सनल अकाउंट। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो पर्सनल अकाउंट और कैश बुक मेंटेन होगा, और ये अकाउंट जो है इसमें थोड़ा बहुत डबल एंट्री फॉलो होता है, ठीक है। और कैश बुक से जो भी पोस्टिंग किया जाता है, पोस्टिंग फ्रॉम कैश बुक आर मेड ओनली टू पर्सनल अकाउंट, कैश बुक से पोस्टिंग पर्सनल अकाउंट में किया जाता है। जैसे मान लो डेटर को डेटर से पैसा मिला तो एंट्री क्या होता है, कैश टू डेटर, कैश टू डेटर, डेटर से पैसा मिला तो एंट्री होता है कैश टू डेटर, ठीक है। अब ये पर्सनल जो डेटर अकाउंट बना हुआ है वहां पर ये पोस्ट हो जाएगा बाय कैश बोल के, ये चीज बोल रहा है, ठीक है। अलग से कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलता है, कैश बुक में जो एंट्री किया हुआ है वहीं से पर्सनल अकाउंट में जहां पर ट्रांसफर हो सकता है वहां वहां ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम विथ नो अदर अकाउंट टू बी फाउंड इन द लेजर, मतलब कैश बुक में जो भी अकाउंट है ना उसी का लेजर बन रहा है, अलग कोई लेजर नहीं है। कैश रिसिप्ट फ्रॉम डेटर और कैश पेड टू क्रेडिटर इज सिंपली नोटेड ऑन द बिल्स इशूड और रिसिप्ट एज द केस में बी, ठीक है। कैश अगर मिल रहा है डेटर से, क्रेडिटर को पे कर रहे हैं, ये सब हमें कहाँ मिल जाएगा, ऑन द बिल्स इशूड, जो बिल तो एक बना होगा ना डेटर के लिए क्रेडिटर के लिए, तो वहां से हमें मिल जाएगा। क्वासी सिंगल एंट्री का मतलब देखो, क्वासी सिंगल एंट्री का मतलब पर्सनल, कैश बुक एंड सम सब्सिडियरी बुक्स। थोड़ा सा इन्होंने मतलब अच्छा किया, तो पहले वाला था प्योर सिंगल एंट्री में सिर्फ हो रहा था पर्सनल अकाउंट, ठीक है। सिंपल में पर्सनल और एज वेल एज क्या हो जाएगा यहाँ पर पर्सनल एंड कैश बुक, ठीक है, ये 2 चीज ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर क्या हो रहा है, पर्सनल थोड़ा सा बढ़ गया, पर्सनल, कैश बुक और सब्सिडियरी बुक, ठीक है, पर्सनल, कैश बुक और सब्सिडियरी बुक, ठीक है। ये 3 चीज ये लोग मेंटेन करेंगे। अच्छा अब देखो क्या बोल रहा है, द मेन सब्सिडियरी बुक्स
केप्ट अंडर दिस सिस्टम आर सेल्स बुक। जो मेन सब्सिडियरी बुक्स है वो इसमें क्या फॉलो किया जाता है, कुछ सब्सिडियरी बुक्स भी ये लोग फॉलो करते हैं। तो सेल्स बुक, परचेज बुक, ये सब मैंने बताया अभी क्या होता है। सेल्स बुक में सिर्फ क्रेडिट सेल, परचेज बुक में सिर्फ क्रेडिट परचेज, बिल्स बुक, ठीक है। नो सेपरेट रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर बिल्स, मतलब वो बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ठीक है। नो सेपरेट रिकॉर्ड इज मेंटेन फॉर डिस्काउंट, डिस्काउंट के लिए अलग कोई अकाउंट मेंटेन नहीं होता। जैसे हम लोग बनाते हैं ना डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसिप्ट होता है, डिस्काउंट पेड होता है, तो डिस्काउंट का भी हम लोग लेजर बनाते हैं। तो बोल रहा है यहाँ पर अलग से कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। विच आर एंटर्ड इनटू द पर्सनल अकाउंट। इन एडिशन सम scattered information is also available in respect of few important items of expenses। कुछ expenses का हमें details मिल सकता है like wages, rent, rates। in fact this is the method which is generally adopted as a substitute for double entry system, ठीक है। इससे हम लोग इस तरह का अगर हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो ये सब देखो, ये पता करना था हम लोगों ने, इससे इस तरह से कुछ नहीं आएगा। मेन ये वाला चीज एक बार तुम लोग देख लो, ये वाला चीज हम लोगों को पता होना चाहिए। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल कैश बुक एंड सब्सिडियरी, ये पता होने से ही काफी है हमारे लिए। अब हम लोग कैसे प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, ये देखो। एक मेथड होता है, दो मेथड है। पहला है नेट वर्थ मेथड और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। नेट वर्थ का मतलब क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में देखो, नेट वर्थ का मतलब हमारे पास कितना एक्चुअली पैसा है। तो हमारे पास जो टोटल एसेट है और यहाँ पर टोटल लाइबिलिटी, टोटल एसेट में फिक्स्ड एसेट, करेंट एसेट, टोटल लाइबिलिटी में कैपिटल, जो कि लाइबिलिटी तो है बट ये अलग चीज होता है, और एक करेंट लाइबिलिटी, ये ओनर्स लाइबिलिटी है, ये आउटसाइडर को पे करना पड़ता है। तो अगर हम लोग टोटल एसेट से करेंट लाइबिलिटी को माइनस कर देंगे, हमें मिल जाएगा कैपिटल, जिसको हम लोग बोलते हैं हमारा नेट वर्थ या फिर नेट वर्थ बोलते हैं, ठीक है। नेट वर्थ बोलते हैं। अब ये मेथड हम समझाते क्या होता है, नेट वर्थ मेथड, ठीक है। ये नेट वर्थ हो गया, कैपिटल हम लोग का नेट वर्थ हो गया। नेट वर्थ मेथड को स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड भी बोला जाता है। इससे हम लोग कैसे प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, मान लो ये है प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट और एक है करंट ईयर का बैलेंस शीट। जैसे अभी 2022 चल रहा है, ये मान लो 2021 का बैलेंस शीट है और एक बैलेंस शीट बना लेते हैं 2022 का, ठीक है। इस तरह से यहाँ भी हम लोग कैपिटल फाइंड आउट कर सकते हैं, फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, ठीक है। यहाँ पर भी हो गया करंट लाइबिलिटी। तो यहाँ से भी हम लोग कैपिटल को फाइंड आउट कर लेंगे, यहाँ से भी कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे कैपिटल क्यों फाइंड आउट करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग जब कोई सिंगल एंट्री मेंटेन कर रहा है, उसको बैलेंस शीट बना के देंगे तो उसके पास ना कैपिटल का इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। वो क्या करेगा, वो बोलेगा ये देखिए हमारा ये फिक्स्ड एसेट है, चेक कीजिए। तो हम लोग फिक्स्ड एसेट को अपने हिसाब से एक वैल्यू करेंगे, डेप्रिसिएशन वगैरह समझ के उस पर चार्ज कर देंगे, कितने दिन पहले खरीदा था। तो कुछ उनके दिमाग से भी मतलब वो बता सकते हैं अपना, अगर कुछ याद है उनको कि कब खरीदा क्या नहीं। अगर कोई बिल वगैरह है वो देख के हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। करंट एसेट क्या है वो चेक कर लेंगे, चेक करके बोलेंगे अच्छा आपका टोटल एसेट ये है, लेकिन सब एस्टिमेटेड ही हो रहा है, ठीक है। उसके बाद करंट लाइबिलिटी बोलेंगे, आपका मार्केट में कितना लाइबिलिटी है, कितने क्रेडिटर है, क्या कोई लोन वगैरह है, कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। तो ये सब करंट लाइबिलिटी भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी भी हो सकता है, ठीक है। ये सारे लाइबिलिटी को लेस करके बता हम लोग एक एस्टिमेटेड कैपिटल निकाल लेंगे प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का। अब ये दो कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा ना, ये दो कैपिटल में जो डिफरेंस आएगा वो तो प्रॉफिट का ही आएगा, क्योंकि कैपिटल क्यों इंक्रीज या डिक्रीज करता है। कैपिटल में इंक्रीज डिक्रीज होने का सबसे पहला रूल्स होता है, प्रॉफिट ऐड होने से इंक्रीज हो सकता है, लॉस लेस होने से, नेट लॉस लेस होने से प्रॉफिट डिक्रीज हो सकता है, और एक हो सकता है ड्रॉइंग्स, ठीक है। तो कैपिटल में जो डिफरेंसेस दिखेगा 2 साल में, मान लो हम लोगों ने 100 रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब हम लोग, ये हम लोग का कैपिटल था 2021 में, ठीक है, और 2022 में कैपिटल हो गया 150। ये कैसे इंक्रीज किया, इसका मतलब हम लोगों ने 50 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, नेट वर्थ मेथड को या फिर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड को फॉलो करके हम लोग प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर कोई सिंगल एंट्री फॉलो कर रहा है जो कि एस्टिमेटेड होगा, एक्यूरेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, इन डिटेल्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज नॉट नोन, क्योंकि हमें रेवेन्यू एक्सपेंसेस नहीं पता है, ठीक है। मतलब कितना सैलरी, रेंट, सेल्स, ये सब हमें एग्जैक्टली नहीं पता। इट बिकम्स डिफिकल्ट टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम लोग कैसे पीएल बनाए, इंस्टेड ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट एसेट लाइबिलिटी, इट इज इजियर टू प्रिपेयर बैलेंस शीट एट 2 डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हमें
पता ही नहीं है कि प्रॉफिट कितना है, एक्सपेंस रेवेन्यू क्या है, तो पीएल नहीं बना सकते, ट्रेडिंग नहीं बना सकते, जीपी नहीं पता है, एनपी नहीं पता है, नेट प्रॉफिट नहीं पता है, तो बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते। तो एसेट लाइबिलिटी का क्या कर सकते हैं, इंस्टेड बाय हम लोग क्या कर सकते हैं, एसेट लाइबिलिटी का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए, बैलेंस शीट बना लिए, दो डिफरेंट टाइम का, एक करंट ईयर का जब बना रहे, एक प्रीवियस ईयर का, फिर दोनों का डिफरेंस चेक कर लिए। while preparing accounts from incomplete record, it sufficient information, if sufficient information is not available, it is better to follow the method of capital comparison to arrive at profit or loss। अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन बहुत ही कम है तो हम लोग ये वाला मेथड फॉलो करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब कैपिटल कंपैरिजन को देखो इस तरह से भी दिखाया है। एक तो वहां पर हमें एक जस्ट यहाँ पर एक फ्लो चार्ट की तरह दिखा दिया है, और यहाँ पर देखो कैसे दिखा रहा है, कैपिटल जो एंड में है, एड ड्राइंग्स लेस फ्रेश कैपिटल, कैपिटल एट द बिगिनिंग, और ये दोनों को डिफरेंस हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास कैपिटल एट द बिगिनिंग होना चाहिए क्वेश्चन में, ये गिवन होना चाहिए, ठीक है। और कैपिटल एट द एंड जो है ये भी हमें गिवन होना चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि कैपिटल ड्राइंग्स के वजह से क्या हो सकता है, कम हो सकता है। फ्रेश कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो भी हमारा कैपिटल बढ़ सकता है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपना प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो एक्चुअल प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर हमारे पास एंड में कैपिटल है 1000, ठीक है, लेकिन मान लो हम लोगों ने इसके बीच में ड्राइंग्स भी किया था, लेकिन ड्राइंग्स तो प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ड्राइंग्स का मतलब क्या है, बिजनेस से पैसा विथड्रॉल किया था, तो ये जो एंड में कैपिटल दिख रहा है ये कम दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने ड्राइंग्स किया था, सपोज हम लोगों ने ड्राइंग्स किया था 500 का, तो ये इसके वजह से तो हमारा 500 कैपिटल कम दिख रहा है। तो इसका मतलब हम लोग का कैपिटल एक्चुअली होना चाहिए था एंड में 1500, ठीक है। और अगर हम लोगों ने मिडिल में मान लो यहाँ पर 700 रुपीज का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था, बट ये तो प्रॉफिट नहीं है, कैपिटल इंट्रोड्यूस हम लोगों ने किया था, अब कैसे किया था, हम लोग घर से ले जाके कैपिटल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर कुछ उधार वगैरह लेके कैपिटल जनरेट कर सकते हैं। तो ये 700 ये भी प्रॉफिट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये जो है ये माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली हम लोगों का एंड में प्रॉफिट सॉरी कैपिटल कितना होना चाहिए। तो कैपिटल कितना होगा 800, ठीक है 800, और ओपनिंग में कैपिटल था फॉर एग्जांपल 500, ठीक है 500 था, तो 800 क्लोजिंग में हुआ, ओपनिंग में 500 था, यानी हम लोग का प्रॉफिट हो गया 300, ठीक है, हम लोग का प्रॉफिट हो गया 300। अब इस चीज को हम लोग रिवर्स भी समझ सकते हैं, मान लो हम लोगों ने 500 से बिजनेस स्टार्ट किया था, ठीक है, और हम लोगों ने क्या किया, 500 ने बिजनेस स्टार्ट किया था और 300 प्रॉफिट कमाया था, ठीक है 800 हो गया, और उसके बाद हम लोगों ने 500 ड्रॉ किया, ठीक है, और 700 और भी कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो ये देखो 800 प्लस 700, 1500 माइनस 500, तो 1000 हो गया क्लोजिंग कैपिटल। बट इसमें क्या क्या इंपैक्ट आ गया, देखो ड्राइंग्स का भी आ गया और उसके साथ साथ फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस का भी आ गया, लेकिन हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब एलिमिनेट करना है, हमें प्योर प्रॉफिट चाहिए। तो कैपिटल क्यों बढ़ा है, कैपिटल फ्रेश कैपिटल डालने की वजह से बढ़ा है, तो इसको अवॉइड करो, ये हमें नहीं चाहिए, ठीक है। ड्राइंग्स करने की वजह से कैपिटल कम दिख रहा है तो उसको ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स तो हमें मतलब हमें तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है ना। तो अगर हम लोग पैसा नहीं ड्रॉ करते बिजनेस से, जो भी रीजन से करे, ड्राइंग्स मतलब पर्सनल रीजन से, तो हम लोगों का कैपिटल डेफिनेटली क्लोजिंग में 1500 दिखता। और अगर हम लोग फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये तो पार्ट ऑफ प्रॉफिट नहीं हुआ, ये तो हम लोगों ने बिजनेस को समहाउ इसको और भी एक्सपेंशन करने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए हम लोगों ने शायद कैपिटल और भी इंट्रोड्यूस किया होगा, बट ये तो प्रॉफिट नहीं है। तो 700 से हम लोग का कैपिटल ज्यादा दिख रहा है, 700 लेस कर दिया तो कितना हो गया 800, ठीक है। और बिगिनिंग में जो कैपिटल है उसको हम लोगों ने कंपेयर किया तो हमें पता चल गया कि प्रॉफिट कितना है, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का कंपेयर करके हम लोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखो ऑल्टरनेटिवली हम लोग इसका अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग जैसे ठीक लगेगा वैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या दिया है, अगर हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या है, बैलेंस शीट की तरह ही दिखता है, ठीक है, जैसे बैलेंस शीट होता है उसी फॉर्मेट में स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, लेकिन इसे बैलेंस शीट इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि बैलेंस शीट प्रिपेयर होता है बाय डुअल एंट्री सिस्टम, बट ये सिंगल एंट्री सिस्टम से होता है, वो एक्यूरेट वैल्यू पे होता है, ये एस्टिमेटेड वैल्यू पे होता है, ठीक है, इसीलिए बैलेंस शीट की तरह पूरा देखने में होता है, उसी तरह से बनता है, बट इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो विल रिक्वायर
लिस्टिंग अप ऑफ एसेट, जहां पर हम लोग एसेट को लिस्ट करेंगे और लाइबिलिटी का भी लिस्ट करेंगे, एंड देयर अमाउंट, उसके अमाउंट के साथ। द अकाउंटेंट यूटिलाइज द फॉलोइंग सोर्सेज फॉर द पर्पस ऑफ फाइंडिंग आउट एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट लाइबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए कोई अकाउंटेंट क्या क्या रिसोर्सेज को यूज कर सकता है? कैश बुक अगर बना हुआ है तो कैश बुक फॉर कैश बैलेंस, बैंक पासबुक फॉर बैंक बैलेंस, पर्सनल लेजर फॉर डेटर क्रेडिटर, इन्वेंट्री बाय एक्चुअल काउंटिंग एंड वैल्यूएशन। ठीक है, तो ये सब कर सकते हैं। देखो, अगर किसी का शॉप है तो वहां पर गोडाउन हो सकता है, उसका दुकान में भी स्टॉक हो सकता है, तो इन्वेंट्री को देख के वो वैल्यू कर सकता है कितने का स्टॉक है। ठीक है, क्योंकि उनके पास वो नॉलेज होता है, वैल्यू कर लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर जितना सारा स्टॉक है उसका वैल्यू क्या है। डेटर क्रेडिटर का पर्सनल लेजर मिल जाएगा तो उसको ले लेंगे। इस तरह से वो लोग क्या बना सकते हैं? बैलेंस शीट। देखो, स्टॉक को लिख देंगे करेंट एसेट में, डेटर करेंट एसेट में चला जाएगा, क्रेडिटर करेंट लाइबिलिटी में चला जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सब चला जाएगा एसेट साइड में। ठीक है, तो इस तरह से वो लोग क्या कर सकते हैं? ट्रांजैक्शंस को लेके वहां पर बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं। फिक्स्ड एसेट को कैसे कर सकते हैं? ये देखो, एज रिगार्ड फिक्स्ड एसेट ही प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ देम। फिक्स्ड एसेट कितना सारा है वो चेक कर लेंगे। द प्रोप्राइटर वुड हेल्प हिम बाय डिस्क्लोजिंग द ओरिजिनल कॉस्ट। आप प्रोप्राइटर से पूछेंगे, अच्छा आपने ये फर्नीचर कितने से खरीदा था, कब खरीदा था, थोड़ा सा बताइए, डेट ऑफ परचेज, क्योंकि उनको पता है कि अगर फिक्स्ड एसेट है तो डेप्रिसिएशन लगाना चाहिए। तो वो पूछेंगे कौन से डेट पे खरीदा था, कितने रुपए से खरीदा था, ताकि वो डेप्रिसिएशन लगा सके और उसका एक्चुअल वैल्यू दिखा सके। आफ्टर डिडक्टिंग रीजनेबल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन द रिटर्न डाउन वैल्यू वुड बी इंक्लूडेड इन द स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। तो ये सारी चीजों को देखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाने का कोशिश किया होगा इस तरह से। ठीक है, और उसके बाद सारे नेसेसरी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे जब एसेट और लाइबिलिटी का, तो फिर वो लोग क्या बना लेंगे? कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन ना वो कुछ तो मतलब फिजिकली वेरीफाई करके कर सकते हैं, जैसे कि स्टॉक फिजिकली वेरीफाई कर लेंगे, फर्नीचर देख के वेरीफाई कर लेंगे, बट कब खरीदा है और कितने से खरीदा है उसके लिए वो प्रोप्राइटर हेल्प कर देंगे कि कब मशीन खरीदा था, कब फर्नीचर खरीदा था, बिल्डिंग कितने दिन का पुराना है, रेंट पे है, अपना है। ठीक है, इस पे डेप्रिसिएशन लगा देंगे, डेटर देख लेंगे, बिल्स रिसीवेबल, लोन्स अगर कुछ है, लोन अगर किसी को दिया है, एसेट साइड में लोन इसीलिए दिख रहा है, अगर किसी को हम लोगों ने लोन दिया है प्रोप्राइटर ने तो लोन एंड एडवांसेस होगा, कैश कितना है, बैंक बैलेंस कितना है, कुछ प्रीपेड एक्सपेंस है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोप्राइटर से मिल जाता है कुछ फिजिकल वेरिफिकेशन करके, देन इस तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना सकते हैं। पूरा बैलेंस शीट की तरह ही देखने में है, बैलेंस शीट ही है, लेकिन क्योंकि एस्टिमेटेड बेसिस पे है तो हम लोग इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलेंगे। ठीक है, बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे। ये देखो यहाँ पर एक डिफरेंस भी दे रखा है, ये देखो, ये प्रिपेयर किया जाता है पार्टली रिकॉर्डेड अंडर, ये देखो ये डबल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है। ठीक है, पार्टली अंडर सिंगल एंट्री, पार्टली डबल एंट्री, पार्टली सिंगल एंट्री, और एसेट रिकॉर्ड एस्टिमेटेड एजम्पशन पे रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए इसे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बोलते हैं। और ये देखो स्ट्रिक्टली ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ठीक है, और बैलेंस शीट में जितने भी आइटम है वो सारे वेरीफाइड है, रेलिवेंट है। ठीक है, रेलिवेंट सब्सिडियरी बुक्स, लेजर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस से कलेक्ट किए हैं, मतलब एक्यूरेट है। ठीक है, ये कुछ भी अंदाजे से नहीं बनाया गया है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन से लेके डेटा को पोस्ट किया गया है। ठीक है, लेजर में, उससे फिर बैलेंस शीट बना है ट्रायल बैलेंस के बाद। यहाँ पर देखो कैपिटल जो है वो बैलेंस करके कैलकुलेट करते हैं, मैंने दिखाया ना, टोटल एसेट से लाइबिलिटी लेस करके कैपिटल कैलकुलेट कर लिया, ये बैलेंस करके यहाँ पर कैपिटल आता है, क्योंकि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जबकि यहाँ पर कैपिटल कैसे कैलकुलेट किया जाता है? कैपिटल वाला जो लेजर बना हुआ है, जब जर्नल एंट्री करते हैं तो वहां कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री करते हैं तो उससे लेजर पोस्टिंग होता है, तो वो वाला फिर ट्रायल बैलेंस में जाता है, और ट्रायल बैलेंस से जो कैपिटल लिखा हुआ रहता है, फाइनल अकाउंट्स तो ऐसे ही करते हो ना, वहां पर जो कैपिटल लिखा हुआ रहता है उस कैपिटल को कहां पर दे देते हैं? बैलेंस शीट में दे देते हो। ये कोई एस्टिमेटेड वैल्यू नहीं है, ये कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं है। Since this statement is prepared from incomplete record, it is very difficult to identify and record those asset and liabilities if omitted from the books. अगर कुछ ऐसा एसेट या लाइबिलिटी है जो बुक्स में रिकॉर्डेड नहीं है तो फिर वो रिकॉर्ड भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या हो रहा है, ये इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से बन रहा है। अगर रिकॉर्ड से, मान लो ओनर को याद नहीं है कब कौन सा एसेट खरीदा गया था और उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ बुक्स मेंटेन किया है रियल अकाउंट का, अगर ऐसा होता है और वहां पर अकाउंट्स में कुछ मेंटेन नहीं किया जाता है, बाई चांस सिंगल एंट्री में भी कुछ ऑमिशन कर रखा है इन्होंने, क्योंकि नो एंट्री भी तो कर सकते हैं ना ये लोग, तो उस एसेट का रिकॉर्ड नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉपरली रिकॉर्ड किया जाता है, हर एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, इसीलिए मिस होने का चांसेस नहीं होता है।
अब नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, द वैल्यूएशन ऑफ एसेट इज जनरली डन इन एन आर्बिट्रेरी मैनर, क्योंकि एस्टिमेटेड वैल्यू पे होता है। आर्बिट्रेरी मतलब एक मतलब अंदाजे से, अगर नहीं याद है। नो मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज डिस्क्लोज्ड, कुछ वैल्यूएशन मेथड हम लोग नहीं दिखाते, जबकि यहाँ पर ये यहाँ पर जो मतलब बैलेंस शीट जो होता है, यहाँ पर एसेट को कैसे वैल्यू किया जाता है, साइंटिफिक बेसिस से। फिक्स्ड एसेट आर सोन एट ओरिजिनल कॉस्ट लेस डेप्रिसिएशन टिल डेट, हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट से डेप्रिसिएशन लेस करते हुए हम लोग दिखाते हैं। एनी चेंज इन दिस मेथड ऑफ वैल्यूएशन इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज्ड। अगर मान लो हम लोग पहले स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो कर रहे थे, अचानक से हम लोग WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं स्ट्रेट डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, तो यहाँ पर उस चीज को डिस्क्लोज करना पड़ता है। और ये रूल्स बोला गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 में कि डिस्क्लोज करना पड़ेगा, एनी चेंज हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं, ताकि हमें कैपिटल पता चल जाए बिगिनिंग और एंड का। और यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट इसीलिए बनाते हैं ताकि हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चले एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो यहाँ से थ्योरी अगर आ जाए तो तुम लोग आराम से लिख सकते हो, मैंने बहुत सारा चीज बता दिया, ठीक है। अच्छा, अब देखो हम लोग एक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखो, इलस्ट्रेशन 1, एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑफ मिस्टर एक्स as on 31st March 2001 and 31st March 2002 are as follows। एसेट दे रखा है, देखो एसेट में बिल्डिंग है, फर्नीचर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, मतलब 2 इयर्स एंड का यहाँ पर एसेट का डिटेल्स दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बिल्डिंग का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है, यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। फर्नीचर का क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग दोनों ही क्लोजिंग है, ये 1 साल का है, ये प्रीवियस ईयर मान लो, ये करंट ईयर मान लो। करंट ईयर का ये दो इंफॉर्मेशन मिसिंग है। अच्छा आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। अच्छा आगे देखो क्या बोल रहा है, सन्ड्री डेटर दोनों दोनों ईयर का ही दे रखा है, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड। लाइबिलिटीज में 2 लाइबिलिटी है, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर। क्या बोला है, डिसाइडेड टू डेप्रिशिएट बिल्डिंग 2.5% पर एनम, फर्नीचर बाय 10% per annum। One life insurance policy of the proprietor was matured during the period and the amount 40,000 is retained in the business. Proprietor took 2,000 per month for meeting family expenses. Prepare statement of affairs as on 31st March 2001 एंड 31st March 2002। तो बेसिकली कैपिटल कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया ही जाता है कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए। तो हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, किस चीज का, एसेट का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है, लाइबिलिटीज का कुछ इंफॉर्मेशन दे रखा है। और यहाँ पर नीचे बताया है कि बिल्डिंग को 2.5% पे डिप्रिशिएट करो, फर्नीचर को 10% पे डिप्रिशिएट करो। एक लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है प्रोप्राइटर का, जो मैच्योर्ड होगा ड्यूरिंग द पीरियड, और 40,000 मिल जाएगा जो कि ये बिजनेस में रखना चाहते हैं। प्रोप्राइटर टूक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग फैमिली एक्सपेंस, मतलब ड्रॉइंग्स, ठीक है, ड्रॉइंग्स है। तो ये कुछ एक्सपेंसेस का इंफॉर्मेशन है और कुछ हमें एसेट लाइबिलिटी दिया है। हम लोग को बोला है बनाओ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, तो हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल बैलेंस शीट की तरह फॉर्मेट में हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखो कैसे होगा, यहाँ पर हम एक बार प्रॉपर फॉर्मेट में दिखा देते हैं कि कैसे लिखना पड़ता है। तो मिस्टर एक्स है, तो मिस्टर एक्स लिख दिया, ये देखो मिस्टर एक्स है इनका नाम। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st of March 2001 and 31st of March 2002 हम लोग जॉइंटली बना देंगे, ठीक है। लाइबिलिटीज 2 इयर्स का रिकॉर्ड करेंगे, 31st of March 2001, 31st of March 2002। एसेट 31st of March 2001, 31st of March 2002। अच्छा अब देखते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगा उसको हम लोग सही जगह पे पुट कर देंगे। लाइक बिल्डिंग का जो इंफॉर्मेशन है वो एसेट साइड में चला जाएगा, लेकिन एक हम लोग पुट कर पाएंगे, एक मिसिंग है, ठीक है। तो बिल्डिंग पहले लिख देते हैं, बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाएगा 1 लाख।
ये हमें नहीं पता, जब पता होगा तब हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे, कैसे पता करना है वो भी बता देंगे, ठीक है। फर्नीचर पहले लिख लेते हैं जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल रहा है। फर्नीचर 50,000, फर्नीचर 50,000, इन्वेंट्री 1,20,000, 2,70,000, सन्ड्री डेटर 40,000, 90,000, सन्ड्री डेटर 40,000, 90,000, कैश एट बैंक 70,000, 85,000, कैश एट बैंक 70,000, 85,000, कैश एट बैंक हो गया, ठीक है। कैश इन हैंड 1,200, 3,200, 1,200, 3,200, बस और कुछ नहीं था। लाइबिलिटी में दो है, लोन 1 लाख और 80,000, यहाँ पर लिख लेते हैं लोन 1 लाख और 80,000, सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर है 40,000 और 70,000, ठीक है। अब हम लोग टोटल करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये दो वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। ये वाला तो निकल जाएगा, पहले साल का कैपिटल तो हम लोग कैलकुलेट कर ही सकते, क्योंकि फर्स्ट ईयर मतलब प्रीवियस ईयर का, ये हम बोलना चाह रहे हैं कि प्रीवियस ईयर का जो भी डिटेल्स है वो हम लोग के पास कंप्लीटली अवेलेबल है। तो 1,50,000, 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 2,70,000, 2,70,000 और यहाँ पर हो गया 70, मतलब 2,40,000, 3,40,000, 3,80,000, 3,80,000 और ये हो गया 1,200, तो 3,81,200 टोटल, ठीक है। 3,81,200 और यहाँ से माइनस हो जाएगा 1,40,000, तो 3 लाख से 1 लाख माइनस हो गया, 2 लाख बचा, 2,41,200 आ रहा है, ठीक है। 2,41,200 ये बैलेंसिंग फिगर करके आ रहा है, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया। फर्स्ट हम लोगों ने क्या कैलकुलेट कर लिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ही बनाने बोला है और कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से हमें प्रिपेयर करना है, हमें कुछ पीएल वीएल नहीं बनाने बोला है कि प्रॉफिट बताओ कुछ और करो, ऐसा नहीं बोला है। अब हम लोग बिल्डिंग कैलकुलेट, बिल्डिंग में क्यों क्वेश्चन मार्क दिया है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगाओ 2.5% का, ठीक है। तो 1 लाख पे अगर 2.5% का डेप्रिसिएशन लग जाएगा तो बिल्डिंग का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा। 1 लाख इंटू 2.5%, 2,500 माइनस 1 लाख, तो ये हो गया 97,500। ये प्लस ही होगा, मैंने उस तरह से रिवर्स कर दिया इसीलिए वो माइनस दिख रहा है। तो 97,500 ये डेप्रिसिएशन लगने के बाद का वैल्यू हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर फर्नीचर था, उस पे 10% लगाना है, फर्नीचर पे 10% यानी 50,000 पे 10% 5,000, तो ये हो गया 45,000, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कैपिटल का वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा, 97,500, 45,000, 45,000, 2,70,000 प्लस 90, प्लस 90, 85 और 32, 3,200, 5,90,700, ठीक है। माइनस हो जाएगा 1,50,000, 4,40,700 ये आ गया, 4,40,700, ठीक है। ये वैल्यू आ गया, ये हो गया कैपिटल का वैल्यू। अगर हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करने बोले तो हमें इतना ही करना होता है कि एसेट लाइबिलिटी को हम लोग बैलेंस शीट में जैसे रिकॉर्ड करते हैं वैसे कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हम लोग का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट होके आ जाएगा, ठीक है।
अच्छा, अब यहाँ पर बोला है, देखो इलास्ट्रेशन 1 जो है वो वाला यूज करके हमें क्या कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट कैलकुलेट करके दिखाना है कि प्रॉफिट कितना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके बाद प्रॉफिट कैलकुलेट करने बोला है सेम क्वेश्चन के लिए, तो हम लोग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन प्रॉफिट, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बाय अप्लाइंग द कैपिटल कंपैरिजन मेथड से करेंगे, अप्लाइंग द मेथड ऑफ कैपिटल कंपैरिजन। ठीक है, तो कैसे कंपेयर कर सकते हैं हम लोग, देखो दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम लोग जो है स्टेटमेंट फॉर्मेट में कर सकते हैं, और एक होता है कि हम लोग इसको जो है लेजर फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। हम लेजर फॉर्मेट को पहले दिखा देते हैं तो तुम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो हम लोग एक कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं, पहले कैपिटल अकाउंट बनाते फिर हम लेजर फॉर्मेट से वहां पर दिखाएंगे तो तुम लोग को इजीली समझ में आएगा। कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल क्या होता है, कैपिटल एक लाइबिलिटी होता है, तो इसका ओपनिंग बैलेंस बाई साइड आ जाएगा, बाई बैलेंस बीडी, ब्रॉट डाउन करेंगे, ओपनिंग कौन सा होगा, ये वाला 2,41,200, और क्लोजिंग कितना है, टू बैलेंस सीडी अभी हम लोगों ने फाइंड आउट किया 4,40,700, 4,40,700। ठीक है, तो ये हो गया कैपिटल का क्लोजिंग। अब कैपिटल कैसे कैसे मतलब कैपिटल पे क्या क्या इम्पैक्ट आया है, तो कैपिटल पे इम्पैक्ट आया है, देखो यहाँ पर दिए रखा है। कैपिटल मैंने पहले ही बोला था, ड्राइंग से इम्पैक्ट हो सकता है, प्रॉफिट से, लॉस से, और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करने से। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है कि इन्होंने क्या किया है, वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर वाज मैच्योर्ड, और यहाँ पर बोला है ड्यूरिंग द पीरियड, मतलब इसी साल में मैच्योर हुआ है, और वो अमाउंट इन्होंने रख दिया है बिजनेस में, मतलब बिजनेस में 40,000 इंट्रोड्यूस किया क्योंकि इन्होंने कोई पॉलिसी कर रखा था, तो पॉलिसी मैच्योर हुआ, इंश्योरेंस कंपनी ने इनको 40,000 पे किया और इन्होंने वो 40,000 रुपीज अपने बिजनेस में रख दिया, तो कैपिटल इंट्रोड्यूस किया। तो ये कहां पर लिखना चाहिए बोलो, बाई साइड में होगा कि टू साइड में, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री क्या होगा, कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री बोलो क्या होता है, कैश टू कैपिटल। कैश टू कैपिटल, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बाई एडिशनल कैश। ठीक है, एडिशनल कैपिटल लिख देते हैं। ठीक है, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, बाई कैश बोल के एडिशनल कैपिटल लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे बाई कैश लिख दो, एडिशनल कैपिटल 40,000 इन्होंने बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया, तो बिजनेस में पैसा बढ़ जाएगा जितना था उससे, लेकिन प्रॉब्लम ये तो प्रॉफिट नहीं है ना, हमें प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया है, अपना 2,000 पर मंथ करके ड्रॉ कर रहे हैं, तो ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होता है बोलो, ड्रॉइंग्स का एंट्री क्या होगा, ड्रॉइंग्स करेंगे तो कैपिटल लेस होगा ना, हम लोग बैलेंस शीट में कहाँ लिखते हैं, कैपिटल लेस ड्रॉइंग्स, तो हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल कम हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट क्या लिखेंगे, हर एक चीज का डुअल एंट्री। हाँ बोलो, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। हाँ कैपिटल डेबिट टू ड्राइंग्स होगा। देखो एक्चुअली तुम लोग अगर सोच रहे हो कि ड्राइंग्स तो डेबिट होता है, अचानक से ड्राइंग्स क्रेडिट कैसे हो गया, हर एक एंट्री डुअल एंट्री होता है। जैसे देखो पहले क्या होता है, सैलरी टू क्या होता है, कैश, अगर हम लोग पे कर रहे हैं, ठीक है, सैलरी टू कैश होता है, पे कर दिए, फिर उसके बाद क्या हो जाता है, पीएल टू सैलरी। ठीक है, पीएल टू सैलरी मतलब बेसिकली सैलरी सैलरी गायब, पीएल टू कैश। ये क्या है, हम लोग एक्सपेंस कर रहे हैं, लेकिन हमें नाम से रिकॉर्ड इसीलिए करना पड़ता है ताकि हमें पता चले हम लोग कहाँ कितना खर्चा कर रहे हैं, बाकी खर्चा ही है। तो पीएल में क्या लिखेंगे, टू सैलरी लिखते हैं ना, उसी तरह से जब ड्रॉ करते हैं तो ड्रॉइंग्स टू कैश लिख देते हैं, जब पैसा ड्रॉ करते हैं तो उसका एंट्री क्या होता है, ड्रॉइंग्स टू कैश। ठीक है, अब जब इसको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तो हम लोग इसको पीएल में नहीं रिकॉर्ड करते, कहाँ करते हैं, कैपिटल में, तो एंट्री क्या करते हैं, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। ठीक है, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, इस तरह से एंट्री करते हैं, तो ये कैपिटल में चला जाएगा बैलेंस शीट में। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग को लिखना पड़ेगा कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैपिटल मेरा कम हो गया क्योंकि मैंने ड्रॉ किया है पैसा, अब पैसा कितना ड्रॉ किया है, 2,000 पर मंथ बोला है, तो 2,000 इंटू 12,
24,000 का ड्राइंग्स हुआ है, ठीक है। अच्छा, और क्या है? और तो कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो और कुछ नहीं है यहाँ पर, और कुछ नहीं था जो कि हम लोग के कैपिटल को इम्पैक्ट लाए, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल करते हैं, ये अमाउंट ज्यादा दिख रहा है मुझे, तो ये हो गया 4,64,700, ठीक है। और यहाँ पर 4,64,700 और ये माइनस करना पड़ेगा 4,64,700 माइनस 64, ये कितना हो जाएगा? 2,81,200, 2,81,200, तो ये हो गया 1,83,500, 1,83,500, ठीक है। 1,83,500, ये क्या आ गया? देखो यहाँ पर हमारा जो डिफरेंस आ रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे बाई नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये प्रॉफिट के वजह से, क्योंकि कैपिटल कितने वजह से इंपैक्ट हो सकता है, ये सारे जो भी यहाँ पर दिखाए थे ट्रांजैक्शन, यहाँ पर सारा ही ट्रांजैक्शन दिखाया, देखो मतलब हर एक पॉइंट को कवर किया है, ये वाला क्वेश्चन ड्रॉइंग्स को भी कवर किया, एडिशनल कैपिटल इंट्रोडक्शन को भी कवर किया। तो नेट प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर करके ये वाला 1,83,500। इसका मतलब देखो, तुम लोग सोच सकते हो यहाँ पर मैंने ड्राइंग्स नहीं दिखाया, यहाँ पर मैंने क्या बोलते हैं उसे, कैपिटल इंट्रोडक्शन नहीं दिखाया, क्योंकि हम लोगों ने ये टोटल से यहाँ पर जब लेस किया है तो ये कैपिटल एडजस्ट होके ही हमें हमेशा मिलेगा, क्योंकि वो बैलेंस करके आता है। इसका मतलब हमें एडजस्ट करके ही कैपिटल मिलता है। तो ये देखो दोनों का डिफरेंसेस कितना आ गया, 1,83,500, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगर स्टेटमेंट फॉर्मेट में करें तो कैसे होगा, हमें सबसे पहले लिखना चाहिए क्लोजिंग वाला कैपिटल, मतलब करेंट ईयर का कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2002 का हम लोग कैपिटल लिखेंगे। 31 मार्च 2002 का ये है 4,40,700, ठीक है। ये हम लोगों का कैपिटल आ रहा है, लेकिन कैपिटल का इंक्रीज या डिक्रीज प्रॉफिट से हो सकता है, तो हम लोग इससे ओपनिंग कैपिटल लेस करते तो पता चल जाता। बट प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल में इम्पैक्ट और भी दो चीजों का है जो प्रॉफिट नहीं है, जैसे कि ड्रॉइंग्स का आया और कैपिटल इंट्रोडक्शन का आया। तो ड्रॉइंग्स के वजह से मेरा ये कैपिटल कम दिख रहा है, हम ड्रॉइंग्स को क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, क्योंकि ड्राइंग्स करने के बाद ये कैपिटल दिख रहा होगा, ड्राइंग्स करने से तो पैसा कम हो गया, उसके बाद ये कैपिटल दिख रहा है, तो ड्राइंग्स जो है वो मेरे कैपिटल को कम कर दिया है। हम इस पे सही कैपिटल चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पर ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे, ठीक है। और लेस कर देंगे फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन। 40,000 कोई प्रॉफिट नहीं था, वो कैपिटल इंट्रोडक्शन था जो इनको मिला था अपने इंश्योरेंस क्लेम से, ठीक है। फ्रेश कैपिटल इंट्रोडक्शन 40,000 जो मेरे कैपिटल अमाउंट को बढ़ा दिया है, एक्चुअली ये मेरे बिजनेस से नहीं अर्न हुआ है, ठीक है। और ये मेरा बिजनेस एक्सपेंस नहीं था, तो ये दो इम्पैक्ट मुझे एलिमिनेट करना है। एक इम्पैक्ट से कैपिटल कम हुआ था, ऐड कर दिया, एक इम्पैक्ट के लिए कैपिटल ज्यादा हो गया था, उसको मैंने लेस कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4,40,700 प्लस 24,000 माइनस 40,000 टू 4,24,700, 4,24,700, ये एक्चुअली बिजनेस का कैपिटल इतना होना चाहिए। और प्रीवियसली कितना था ओपनिंग, 31 मार्च 2001 ओपनिंग कैपिटल था इतना 2,41,200, मतलब कैपिटल बढ़ गया है, कैपिटल बढ़ गया है, इसका मतलब इन्होंने प्रॉफिट अर्न किया है, ठीक है। कम भी हो सकता था, कम होने से लॉस हो जाता। 1,83,500, ठीक है। ये हो गया 1,83,500। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप, क्योंकि पार्टनरशिप भी कभी कभी सिंगल एंट्री फॉलो करता है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल अबाउट देयर एसेट लाइबिलिटी, फर्नीचर, एडवांसेस, एडवांसेस मतलब एसेट होता है, ठीक है। क्रेडिटर, डेटर, एडवांस का मतलब किसी को हम लोगों ने पैसा दिया है, ठीक है। इन्वेंट्री, लोन, लोन का यहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ पर लोन को दिखाया है ऐसे, ठीक है। तो आई थिंक लोन रीपे हो गया है, मतलब लोन है नहीं। नेक्स्ट, कैश एट बैंक यहाँ पर दे रखा है 51,40,000। पार्टनर्स आर एंटाइटल टू सैलरी 2,000 पर मंथ। द कंट्री दे कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इंटरेस्ट इज पेड 6% ऑन कैपिटल एंड चार्ज 10% ऑन ड्रॉइंग्स। तो ड्रॉइंग्स बता दिया है।
अच्छा, उसके बाद on 30th June they took C as 1/3 partner who contributed 75,000. C is entitled to share of 9 months profit. The new profit ratio becomes 1:1:1. A withdrew his proportionate share, depreciate furniture 10% per annum. New purchase 10,000 may be depreciated for 1/4 of the year. Current account में बैलेंस बता रहा है, एक ए पार्टनर का क्रेडिट है, बी पार्टनर का डेबिट है. प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, करेंट अकाउंट ऑफ पार्टनर एंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज ऑन 31st of March 2002. तो हमें 3 चीज प्रिपेयर करने बोला. हम लोग एक एक चीज करेंगे. सबसे पहले हम लोग प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स. ठीक है, पहले हम लोग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स प्रिपेयर करेंगे और एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ लेंगे. ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हुए देख लेते हैं क्या क्या हमें और भी चाहिए. क्वेश्चन नंबर 3. As on 31st of March 2001 and 31st of March 2002. Liabilities 31st of March 2001, 31st of March 2002. Asset 31st of March 2001, 31st of March 2002. अच्छा, ठीक है, ये तो मैंने एक बार ऐसे ही रीड किया. अभी हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं. पार्टनरशिप है, रेशियो 2:1 है, तो रेशियो तो प्रॉफिट ये सब डिस्ट्रीब्यूट करने पे काम आता है. अभी हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करेंगे. लाइबिलिटी, एसेट में हमें मिल रहा है फर्नीचर 1,20,000 और दूसरा वाला मिसिंग है, तो फर्नीचर 1,20,000. एडवांस 70,000. 70-50. क्रेडिटर 30-30. क्रेडिटर 32 और 30. क्रेडिटर हो गया. अच्छा, क्रेडिटर के बाद डेटर, डेटर है 40-45 और इन्वेंट्री 60. डेटर 40-45. इन्वेंट्री, इन्वेंट्री है 60,000 और एक कितना था, इन्वेंट्री है 60,000. 74,750. 74,750. अच्छा, लोन यहाँ पर तो नहीं है, मतलब ये रीपे हो गया होगा. और यहाँ पर था 80,000. लोन 80,000. कैश एट बैंक, देखो यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं दिया है, मतलब रीपे हो गया है. क्वेश्चन मार्क दिया है मतलब कुछ एक वैल्यू होगा, और जब यहाँ पर ऐसे दे दिया है, डैश एक दे दिया है, इसका मतलब रीपे हो गया है, लोन पे कर दिया है इन्होंने. कैश एट बैंक 50 और 1,40,000. अच्छा, द पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू सैलरी. क्या होता है पार्टनरशिप में, पार्टनर लोग कभी कभी सैलरी भी लेते हैं. ठीक है, मान लो पार्टनर अकाउंटेंट का काम कर दे रहा है तो सैलरी मिलता है, तो दोनों पार्टनर को मिलता है. पार्टनर्स बोल दिया है 2,000 पर मंथ करके. ठीक है, ये तो एक एक्सपेंस है तो ये यहाँ पर नहीं आएगा. ठीक है, दे कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल, इन्होंने प्रोपोर्शनेट कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है. ठीक है, मतलब प्रोपोर्शनेट के हिसाब से किया है. अब किस तरह से प्रोपोर्शनेट किया है वो तो देखना पड़ेगा, वो तो हम लोगों को नहीं पता है ना, हम लोगों को उसी को तो फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू से. इंटरेस्ट इज पेड 6% ऑन कैपिटल. हम लोग को पता है कि पार्टनरशिप डीड में अगर लिखा हुआ है कि कैपिटल में पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पे, तो पार्टनर लोगों को इंटरेस्ट मिलेगा कितना, 6% बोल रखा है. और 10% वो अगर ड्रॉइंग्स करते हैं तो उन्हें 10% ड्रॉइंग्स पे
इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो कैपिटल पे मिलता है, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये हो गया पार्टनर की तरफ से अगर सोचे। और अगर हम लोग बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ से सोचे तो 6% कैपिटल पे जो इंटरेस्ट जा रहा है ये बिजनेस के लिए एक्सपेंस हो जाएगा और ये जो है इनकम हो जाएगा, ठीक है। ये इनकम हो जाएगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि इनकम और एक्सपेंसेस कितना हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर ड्राइंग्स का ये बता दिया अमाउंट कि कब कितना कितना इन्होंने ड्राइंग्स किया है, ठीक है। और 30 जून दे टुक सी एज 1/3 पार्टनर। अब इन्होंने सी को भी एडमिशन लिया है पार्टनर में, जिन्होंने 75,000 का कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है। सी इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ 9 मंथ्स प्रॉफिट। इसको 9 मंथ्स का प्रॉफिट भी दिया जाएगा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आफ्टर सी इज एडमिशन 1:1:1। सी आने के बाद इनका रेशियो जो पहले था 2:1, ठीक है, 2:1 वो बन जाएगा 1:1:1 यानी इक्वल। ए विथड्रू प्रोपोर्शनेट शेयर। डेप्रिशिएट फर्नीचर 10% पर एनम। डेप्रिशिएट करने बोला है फर्नीचर को 10% पर एनम, लेकिन उसके साथ साथ बोला है न्यू परचेज 10,000 में बी डेप्रिशिएटेड फॉर 1/4 ऑफ द ईयर। एक नया एसेट खरीदा गया है 10,000 का, ठीक है, उसको डेप्रिशिएट करना है 1/4 ऑफ ए ईयर, मतलब पूरा नहीं, पूरा 12 मंथ्स नहीं, 1/4 करना है, 1/4 टाइम के लिए डेप्रिशिएट करना है। यानी डेप्रिसिएशन का हम लोग एक नोट्स बना लेंगे। करेंट अकाउंट में बैलेंस है ए का 5,000 क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है, और बी का है 2,000। तो ये हम लोग लिख सकते हैं, अभी ये हम लोग लिख सकते हैं। और सी का जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल वो हम लोग लिख सकते हैं। क्योंकि ये पार्टनरशिप है तो यहाँ पर कैपिटल अकाउंट कैसे लिखा जाता है, कैपिटल अकाउंट ऐसे हो जाएगा ना, ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी। जहां पर पहले ए बी थे, सी नहीं था, और उसके बाद ए बी सी आ जाएगा क्योंकि पहले दो ही पार्टनर थे। और सी जब आता है वो 75,000 लेके आया, ठीक है। और करेंट अकाउंट था, पहले से पार्टनर लोगों का करेंट अकाउंट था, तो हम करेंट अकाउंट लिख लेते हैं, करेंट अकाउंट। ए का कैसे बैलेंस था, देखो करेंट अकाउंट कब बनता है, जब बिजनेस में फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज होता है, तब कैपिटल अकाउंट अलग बनाया जाता है, करेंट अकाउंट अलग बनाया जाता है। तो करेंट अकाउंट में बैलेंस है 5,000 क्रेडिट, ये भी कैपिटल की तरह ही होता है। तो 5,000 क्रेडिट मतलब यहां पर लिखेंगे, ठीक है, यहां पर लिख देंगे। और इनका बी का करेंट अकाउंट कितना है, बी का नेगेटिव है, इसीलिए मैंने एसेट साइड लिखा। डेबिट है ना, कैपिटल की तरह ही होता है ये भी। अच्छा, तो अभी जो भी इंफॉर्मेशन मिला हम लोग इतना लिख सकते हैं। अब हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे। अच्छा, पहला वर्किंग नोट बनाएंगे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर पे। डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो डेप्रिसिएशन कितना लगाने के लिए बोल रखा है, देखो डेप्रिसिएशन लगाने के लिए बोला है 10%। फर्नीचर कितना था पहले देख लेते हैं, 1,20,000। लेकिन इसमें अलग अलग हम लोग करेंगे। 1,20,000 पे 10% लग जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 10% ऑन 1,20,000। तो ये वैल्यू हो जाएगा 12,000, ठीक है। और यहाँ पर नया जो परचेज हुआ है 10,000 वाला, उस पे 1/4 टाइम्स के लिए लगेगा, ठीक है। 10% ऑन 10,000 फॉर 1/4 ईयर, ठीक है, 1/4 ईयर। तो कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 10%, 1,000 डिवाइडेड बाई 4 यानी 250, ठीक है, 250 हो जाएगा। तो ये हो गया 12,250। ये हो गया टोटल डेप्रिसिएशन। तो अगर टोटल डेप्रिसिएशन इतना है तो एसेट का वैल्यू 1,20,000 माइनस ये 1,20,000 माइनस 12,00,000 2,050। तो यहाँ पर लिख लेते हैं वैल्यू ऑफ एसेट। वैल्यू ऑफ एसेट 1,20,000 था, ठीक है। अच्छा, नया खरीदा भी तो गया है 10,000, वो भी ऐड कर लेंगे। 10,000 का एसेट खरीदा गया और टोटल दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा 12,250। तो वैल्यू ऑफ एसेट कितना आ जाएगा, 1,30,000 माइनस ये हो जाएगा 12,250, 1,17,750, 1,17,750। ये हो गया एसेट का वैल्यू, ठीक है। जैसे बोला था क्वेश्चन में, इसीलिए हम लोगों ने 1/4 चार्ज किया। तो यहाँ पर 1,17,750 ये हो गया फर्नीचर का वैल्यू। अच्छा,
अब नेक्स्ट वर्किंग नोट बनेगा नेक्स्ट वर्किंग नोट बना लेते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए बी और सी, पहले ए का कैलकुलेट करते हैं। देखो ए का कैपिटल पे इंटरेस्ट कितना होगा, तो ए का कैपिटल कितना था? ओ, कैपिटल ही तो नहीं पता है। कैपिटल नहीं पता है तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले तो हमें कैपिटल पता करना पड़ेगा। अच्छा, तो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गया है, ठीक है। ए का और बी का कैपिटल कर मतलब स्टार्टिंग ईयर का मिल जाएगा, इसको टोटल करते हैं। तो यहाँ पर 1,20,000 और 70 60 40 2 लाख 2 लाख, और यहाँ पर 3,20,000 3,20,000 3,90,000 3,90,000 और 50 फोर। करेंट अकाउंट अब भी मैंने इधर लिख दिया है गलती से, ये 2,000 यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ये तो प्रीवियस ईयर का है ना। अच्छा, तो ये हो गया 1 लाख 2 लाख 2,20,000 2,90,000 2,90,000, और ये हो गया 2,90,000 और 50 3,40,2,000 3,42,000, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हो जाएगा 3,42,000, माइनस कर देंगे 32, और ये हो गया 37 और 80, 3,42,000 से माइनस कर देंगे, 3,42,000 से माइनस कर देंगे 37 और 80, 37,000 और 80,000। तो ये टोटल कैपिटल आ गया 2,25,000, ये आ गया टोटल कैपिटल। यार सी तो था नहीं तब, ए और बी का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं। देखो वर्किंग नोट नंबर 2, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिख के ये कैलकुलेट करते, कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, कैपिटल, ठीक है। तो ए प्लस बी का कैपिटल कंबाइनली कितना आ गया है प्रीवियस ईयर का? 2,25,000। अब इनका कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूटेड है इसको बताया था प्रोपोर्शनेटली, ठीक है। ये देखो यहाँ पर, कहाँ पर तो लिखा था प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूटेड है, हाँ, दे कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल। प्रोपोर्शनेट मतलब होता है प्रॉफिट के रेशियो के हिसाब से। प्रोपोर्शनेट कितना है? 2/3 और 1/3, ठीक है। तो ये कैपिटल को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए और बी में प्रोपोर्शनेटली, यानी 2/3 और 1/3। तो 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3 इंटू, एक तो हो गया 75, ये हो जाएगा 75, और 75 इंटू 2 1,50,000, ठीक है। तो 1,50,000 और 75 ये वर्किंग नोट 2 से हमें मिल गया, तो यहाँ पर लिख देते हैं 1,50,000 और 75,000, ठीक है। ये हम लोग को पता चल गया। तो यहाँ पर ए फर्स्ट मतलब प्रीवियस ईयर का जो है वो हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट कैलकुलेट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले ए का कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ए का कैपिटल कितना है देखते हैं। कैपिटल तो कैलकुलेट कर लिया हम लोगों ने, अब ए ने कुछ इंट्रोडक्शन वगैरह किया है कि नहीं वो देखेंगे। अच्छा, ए का पहले तो कैपिटल 1,50,000 है, वो लिख लेते हैं। कैपिटल है 1,50,000, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? कैपिटल पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%, एट द रेट ऑफ 6%। फॉर, कैसे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं? जैसे डिप्रिशिएशन, जितने टाइम के लिए ये कैपिटल था, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं ये कैपिटल के बाद क्या इन्होंने कुछ इंट्रोडक्शन किया था, ये देखो। ए विथड्रू प्रोपोर्शनेट अमाउंट न्यू परचेस, नहीं यहाँ पर तो कुछ नहीं बोला है। अच्छा, इन्होंने सी को कब लिया है? सी को 30 जून को लिया है।
30 जून को लेने के बाद इनका कैपिटल लेकिन चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सी जो है वो 9 मंथ्स का प्रॉफिट वगैरह ड्रॉ कर रहा है, ऐसा बोला गया है। ठीक है, यहाँ पर ऐसा बोल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, एक सेकेंड, ये कितने दिन के लिए कैपिटल इंट्रोडक्शन है? सी आने के बाद इनका कैपिटल रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि न्यू रेशियो 1:1 हो जाएगा। मतलब बिफोर सी ये कैपिटल 1,50,000 ही रहेगा। ये हम बोलना चाह रहे हैं कि ए जो है इन्होंने अपना कैपिटल कितना रखा था, 1,50,000, लेकिन ये जो कैपिटल है ये कितने दिन तक रहा होगा, क्योंकि 30 जून को इन्होंने सी को एडमिशन ले लिया। और इनका ईयर जो है वो कैसे स्टार्ट होता है, ईयर जो है ये जून बोला है तो इनका 31 मार्च को दिखाने बोला है, मतलब अप्रैल टू मार्च। ठीक है, तो मार्च के बाद अप्रैल मई जून 3 मंथ्स के लिए ये कैपिटल रहा होगा। 3 मंथ्स के लिए इतने अमाउंट में कैपिटल रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके बाद इन्होंने बी को एडमिशन लिया है, ठीक है, सॉरी सी को एडमिशन लिया है यहाँ पर। तो इनका जो कैपिटल है वो 1,50,000 नहीं है, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर 3 मंथ्स का ही इंटरेस्ट मिलेगा 1,50,000 पे। 1,50,000 के 3 मंथ्स, मतलब टोटल 12 मंथ्स का ही हम लोग दिखाएंगे, लेकिन 1,50,000 पे 3 मंथ्स के लिए मिलेगा। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा, 1,50,000, ऐसे 1,50,000 इंटू 6% इंटू 3/12। तो देखते हैं कितना होता है। 2250। ठीक है, और इसके बाद आफ्टर जो ए सीज एडमिशन है वो कितना होगा, वो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, फिर देखेंगे कितना हो रहा है। देखो यहाँ पर बोला भी है, और एक पॉइंट बोला भी है यहाँ पर, ये देखो 30 जून उन्होंने सी को 75,000 के लिए लिया। 9 मंथ्स का प्रॉफिट जो है सी को मिलेगा। ए विथड्रू इज प्रोपोर्शनेट शेयर। ठीक है, ए ने अपना प्रोपोर्शनेट शेयर विथड्रू किया है। अच्छा, मतलब प्रॉफिट का, तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम लोग ये वाला पॉइंट को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, अभी यहाँ तक रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा जगह रखो ताकि ए का बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पता चले, क्योंकि ए ने अपना प्रोपोर्शनेट शेयर भी विथड्रॉ किया है। और बी के लिए, बी का कितना है, ये देखो बी का है 75,000। 75,000 एट द रेट ऑफ 6%, ये भी कैलकुलेट कर लेंगे। और सी का हो जाएगा 75,000 एट द रेट ऑफ 6% फॉर, ये पता है ये सी का कितने मंथ के लिए होगा, जून में उसने एडमिशन लिया, फिर जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स। ठीक है, 9 मंथ्स के लिए हो जाएगा। तो ये जो है सी जो है वो 9 मंथ्स के लिए बिजनेस करेगा। तो 9 मंथ्स, क्योंकि उसने जून में एडमिशन लिया है, तो 9 मंथ्स के लिए कितना हो जाएगा चेक करते हैं, 75,000 इंटू 6% इंटू 9 डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो गया 3,375। ठीक है, 3,375। ठीक है, बी का भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। अच्छा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये भी कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना होगा, देखो उसका पूरा लिस्ट दे रखा है, ए का और बी का। ठीक है, तो ए ने कब विथड्रॉ किया है, ए ने सबसे पहले अप्रैल में विथड्रॉ किया है 2,000। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑन 2,000 पे देना पड़ेगा इंटरेस्ट कितना, एट द रेट ऑफ 10%। कितने टाइम के लिए देना पड़ेगा, ये अप्रैल 30 में विथड्रॉ हुआ है, तो अप्रैल 30 के बाद, अप्रैल के बाद आ जाएगा मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, मतलब 11 मंथ्स। ठीक है, फॉर 11 मंथ्स ऐसे होता है। ये देखो ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल पे, 31 मार्च पे ईयर एंड होगा। फर्स्ट ड्रॉ हुआ है 30 अप्रैल को, फर्स्ट ड्रॉ हुआ है 30 अप्रैल को, और इसका इम्पैक्ट आएगा यहाँ तक। ठीक है, अप्रैल के बाद मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 11 मंथ्स के लिए। आफ्टर दैट कब विथड्रॉल हुआ है,
ए का ही पहले कर लेते हैं जून 30 में, ठीक है। ए ने विड्रॉल किया है जून 30 में, तो यहाँ पर 30 जून लगा लेते, 30 जून से लेके 31 मार्च, तो जून खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 9 मंथ्स हो जाएगा। ये 11 मंथ्स हो गया, ये 9 मंथ्स हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर दिसंबर 31, ठीक है, 31 दिसंबर, तो दिसंबर के बाद जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स, ठीक है, 3 मंथ्स के लिए यहाँ पर हम लोग ड्राइंग्स का रेट लगाएंगे। तो इस तरह से ड्राइंग्स का रेट हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये ड्रॉ रहने देते हैं, ए बोल के यहाँ पर लिख देते हैं। और अमाउंट भी देखो अलग अलग है, 2000 4000 2000। तो पहले ऑन 2000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 11 मंथ। उसके बाद है ऑन 4000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर कितना, 9 मंथ्स, ऐसे लिख लेते हैं। और ऑन 2000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर 3 मंथ्स, ठीक है। इस तरह से ड्रॉ करोगे तो समझ जाओगे, इतना इतना हो गया। अब यहाँ पर चेक करते हैं वैल्यूज कितने आ जाएंगे। तो 2000 इंटू 10%, 2000 इंटू 10% इंटू 11 डिवाइडेड बाई 12 करना पड़ेगा, ठीक है। 183.33 आ रहा है, तो 183 लिख रहा है, ठीक है। मतलब 2000 अगर 10% एक साल के लिए ड्रॉ होता, मतलब पूरा अगर 12 मंथ ही ड्रॉ किया हुआ रहता, तो उस पे कितने रेट लग जाते, 10%, ठीक है। और 1 मंथ का डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 1 मंथ का पता चल जाएगा, इंटू 11 करेंगे तो 11 मंथ का। उसी तरह से यहाँ पर भी होगा 4000 इंटू 10% इंटू 9/12, 4000 इंटू 10% इंटू 9/12, ये हो गया 300, ठीक है। ये 300 हो जाएगा। थ्री हंड्रेड हो गया, ठीक है। अच्छा, और ये वाला 2000 इंटू 10% इंटू 3/12, 2000 इंटू 10% इंटू 3/12, 50। 533, इस तरह से हम लोग बी का भी कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। बी का कैसे हो जाएगा, देखो बी ने कितना कितना ड्रॉ किया है, यहाँ पर दिया हुआ है 2000 6000 8000 ऑन 2000 एट द रेट ऑफ 10% फॉर कितना मंथ्स होगा। अब देखो मंथ्स हमें अलग से कैलकुलेट करना और पड़ेगा। ये देखो 31 मई को हुआ था, उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, ये 10 मंथ्स हो जाएगा, ठीक है। अब तो समझ ही गए होगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद ऑन 6000 30 सितंबर के एंड में ड्रॉ हुआ है, तो 30 सितंबर तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं लग रहा है। अक्टूबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, 6 मंथ। और 8000 पर एट द रेट ऑफ 10% फॉर 8000 कब ड्रॉ हुआ है, फेब 28 फेब को, तो फेब के बाद जैन फेब मार्च, 3 मंथ्स, ठीक है। इस तरह से पार्टनरशिप में हम लोग करते हैं ना, इस तरह से हो जाएगा। तो 2000 इंटू 10% इंटू 10/12, 2000 इंटू 10% इंटू 10/12, 166.67, तो 167 लिख देते हैं। 6000 इंटू 10%, 6000 इंटू 10% इंटू 6/12, 300। और 8000 इंटू 10% इंटू 3/12, 8000 इंटू 10% इंटू 8/12, 533.33, मतलब 533। ये मैम 8000 है, आपने 800 लिखा। नहीं, 8000 तो ठीक है, बट ये भी गलत हो गया ना, ये मैंने 3 मंथ्स काउंट कर लिया, फेब के बाद ही तो मार्च आता है, मैंने 3 मंथ्स क्यों लिख लिया, पता नहीं, गलती से लिख दिया होगा। फेब के बाद ही तो मार्च आ जाएगा ना, और वहां पर कैलकुलेशन भी गलत हुआ है, ठीक है। अभी तो पूरा सही करना पड़ेगा। 8000, 8000 इस पे हम लोग को देना पड़ेगा 10% और 1/12, मतलब डिवाइडेड बाई 12 कर लेते हैं। 66.67, मतलब 67 बोल सकते हैं।
534, ठीक है, 534 हो गया, ये हो गया इंटरेस्ट, ठीक है, ये इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग और एक वर्किंग नोट बनाएंगे। प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। टोटल ऑफ current account as on 31st of March 2002। ये हम लोग देखेंगे कि करेंट अकाउंट का टोटल कितना होगा 31 मार्च 2002। करेंट अकाउंट का टोटल मतलब देखो, जब हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड यूज करते हैं तब करेंट अकाउंट फॉलो होता है। करेंट अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं, कैपिटल के अलावा सारे ट्रांजैक्शन दिखा सकते हैं। पार्टनर को सैलरी मिला, पार्टनर को कमीशन मिला है, पार्टनर को कोई रेमुनरेशन मिला है, ठीक है, पार्टनर को जो भी प्रॉफिट मिल रहा है वो कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाया जाता है। दो अलग तरह से अकाउंट मेंटेन किया जाता है। कैपिटल अकाउंट एक अलग बनाओ और करेंट अकाउंट अलग बनाओ। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल दिखाएंगे, करेंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा बाकी जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं इंक्लूडिंग प्रॉफिट, सैलरी, रेमुनरेशन, कमीशन, सब चीज यहाँ पर हम लोग दिखा सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर देखो, टोटल ऑफ एसेट्स, करेंट अकाउंट हम लोग बना रहे हैं तो टोटल ऑफ एसेट कितना होगा, यहाँ से देखो 1,17,750, 50,000, 74,750, 45,000 और 1,40,000, ये टोटल हो रहा है एसेट साइड। ये हम लोग एक बार लिख लेते हैं, 1,17,750 प्लस 50,000 प्लस 74,750 प्लस 45,000 प्लस 1,40,000, ठीक है, इसका वैल्यू आता है 4,27,500। एक बार करके देख सकते हो, ठीक है, इतना आ जाएगा। यहां से लेस करेंगे फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है, अगर फिक्स्ड कैपिटल लेस कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि करेंट जो अकाउंट है उसमें बैलेंस कितना है, फिक्स्ड कैपिटल कितना है। अच्छा, उसके लिए तो हमें यहाँ पर ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिक्स्ड कैपिटल। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, इसका तो टोटल लिख लेते हैं, 4,00,000, इसका टोटल हो गया 4,27,500। अच्छा, कैपिटल भी तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर क्लोजिंग का कैपिटल भी कैलकुलेट करना पड़ेगा क्या, इसके बारे में कुछ बोला था, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। 1/3 के लिए अगर 75 ला रहा है तो बाकी लोगों का कितना होगा, प्रोपोर्शनेट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये देखो, सी जो नया पार्टनर है वो 75,000 ला रहा है 1/3 प्रॉफिट के लिए, ठीक है, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू हो जाएगा 75,000 इंटू 3, ठीक है, इस तरह से हम लोग कंपेयर करके करेंगे। 2,25,000, ठीक है, 2,25,000 हो गया। यहाँ पर एक्चुअली ऐसे क्यों करेंगे, अगर क्वेश्चन में हमें ये ना बोले कि नया पार्टनर आने के बाद इनका कैपिटल कितना होगा, ठीक है, और हम लोग अकाउंट भी नहीं बना सकते, हमारे पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो देखो इन्होंने कैपिटल कैसे कंट्रीब्यूट किया है, पहले भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से किया है, तो हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कंपेयर करके कैलकुलेट कर सकते हैं। हम ये करके दिखा देते हैं, देखो ये वर्किंग नोट कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर हम लोग और एक वर्किंग नोट बना लेते हैं, उसके बाद ही ये कर पाएंगे, ठीक है, ये देखो वर्किंग नोट और एक बना लेते हैं। कैपिटल देखो, सीज कैपिटल 75,000 फॉर 1/3 प्रॉफिट, ठीक है, 1/3 प्रॉफिट के लिए 75,000 ला रहा है, तो फॉर टोटल प्रॉफिट कैपिटल कितना होना चाहिए फॉर टोटल प्रॉफिट, 1/3 के लिए अगर 75,000 है तो 1 के लिए हो जाएगा 75,000 इंटू 3/1, 2,25,000, ठीक है। अब ये कैपिटल तीनों का होगा ABC, और अभी इनका रेशियो है 1/3 1/3 1/3, क्योंकि 1:1:1, ठीक है, तो 2,25,000 डिवाइडेड बाई 3, 2,25,000
डिवाइडेड बाय 3 कर लेंगे तो देखो 75,000 करके हर एक का कैपिटल आ जाता है 75,000। ऐसा इसीलिए किया क्योंकि पहले भी इन्होंने बोल रखा है क्वेश्चन में कि प्रोपोर्शनेट होगा इनका कैपिटल। प्रोपोर्शनेट यानी टोटल कैपिटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये लिख लेते हैं, मिल गया ये वाला वैल्यू हम लोगों को 75,000 और ये तो मैंने पहले ही लिख रखा था 75,000। ठीक है, ये हो गया 75,000 करके आ रहा है। अब हम लोग करेंट अकाउंट का देखेंगे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से माइनस कर देंगे लेस ये फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, ये वर्किंग नोट पहले होने से बेटर होता। ठीक है, ये वर्किंग नोट हमें पहले करना पड़ेगा। तो तुम लोग एक बार सीक्वेंस जो है उसको सही कर लेना। ठीक है, यहाँ पर वर्किंग नोट 1 ये ठीक है, वर्किंग नोट 2 भी ठीक है। इसके बाद वर्किंग नोट ये दे दो 3। ठीक है, ये वर्किंग नोट 3 दे दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर वर्किंग नोट इसको 4 दे देते हैं, इसको वर्किंग नोट 4 दे देते हैं। यहाँ पर लिखेंगे वर्किंग नोट 5। ठीक है, वर्किंग नोट 5। अब टोटल एसेट से फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर देते हैं। फिक्स्ड कैपिटल कितना है 75,000 करके तीनों का कैपिटल है। ठीक है, 75,000 ये लेस कर देते हैं। और लाइबिलिटी मतलब ये पूरा। ठीक है, हमें कैपिटल जो है कैपिटल से लाइबिलिटी हम लोग लेस कर देंगे। तो ये देखो ये करंट अकाउंट यहाँ पर नहीं पता है ना कितना, वो पता चल जाएगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, टोटल ये वाले वैल्यू से ये पोर्शन को डिडक्ट कर देते हैं। ठीक है, ताकि हमें करंट अकाउंट का टोटल पता चले, क्योंकि यहाँ पर हमें करंट अकाउंट नहीं बताया है कि आगे जाके करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है। तो हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कैपिटल कैलकुलेट किया उसी तरह से करंट अकाउंट को भी कैलकुलेट कर लेंगे बैलेंस करके। तो करंट अकाउंट कैलकुलेट करेंगे तो इसीलिए देखो यहाँ पर क्या क्या माइनस हो जाएगा, यहाँ पर ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 30,000 का क्रेडिटर जो लाइबिलिटी है, तो फिक्स्ड एसेट माइनस कर दिया, फिक्स्ड कैपिटल माइनस कर दिया। ये है 2 लाख कितना है 2,25,000 और लेस कर देंगे क्रेडिटर 30,000। तो माइनस कर देते 4,27,500 माइनस 2,55,000। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है 1,72,500। ठीक है, ये हम लोग का आ गया करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट का टोटल ऑफ करेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया टोटल ऑफ करेंट अकाउंट। अब हम लोगों को देखना है कि इसमें किसका कितना हिस्सा होगा, वो हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए हम लोग बना सकते हैं, देखो करेंट अकाउंट बना सकते हैं। करेंट अकाउंट में ओपनिंग ए बी सी तीनों लिख लिया, ए बी सी। ठीक है, पहले बी का पॉजिटिव बैलेंस था तो बाई बैलेंस बीडी 5,000। ये देखो बी का पॉजिटिव बैलेंस था, बाई बैलेंस बीडी 5,000 हो जाएगा। कहाँ चला गया करेंट अकाउंट, ये रहा 5,000 और ये 2,000 नेगेटिव था, इधर आ जाएगा टू बैलेंस बीडी 2,000 नेगेटिव। और सी का कुछ ओपनिंग था नहीं। अब करंट अकाउंट में क्या जाता है, मैंने बोला सारा ट्रांजैक्शन जाएगा एक्सेप्ट फिक्स्ड कैपिटल का। ठीक है, तो सैलरी अगर पार्टनर को मिलेगा तो वो भी जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं सैलरी मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पर बोला था सैलरी 2,000 पर मंथ, तो बाई सैलरी 24,000 करके होगा। तो ये तो अभी सभी को मिलेगा क्योंकि अभी तो करंट ईयर का हम लोग कर रहे हैं सैलरी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, बाई शेयर ऑफ प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट मिलेगा तो प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टू ड्रॉइंग्स, अगर कोई ड्रॉइंग्स हुआ है तो वो भी लिखेंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ये हमें पता है, ये हम लोग लिख सकते हैं, और ड्रॉइंग्स भी हमें पता है। तो ए का जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स है वो कितना है, ए का है 533 और ड्रॉइंग्स टोटल कितना हुआ है 8,000, 2,000, 4,000, 2,000, 8,533। ठीक है, तो ड्रॉइंग्स किया है ए ने 8,000 और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स हुआ है 533 और बी ने ड्रॉइंग्स किया है कितना 16,000 और 534 है, 16,000 और 534 है। सी का कोई ड्राइंग्स नहीं था तो नहीं लिखा हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने सिर्फ सी का ही कैलकुलेट किया है 3,375, 3,375
5, ठीक है। ए और बी का बाकी है, तो ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, ए का कैपिटल 1,50,000 पे तो हम लोगों ने कैलकुलेट कर ही लिया था। 1,50,000 पे कैलकुलेट किया हुआ था 2,250, और उसके बाद प्रोपोर्शनेट हो गया। उसके बाद ए का कैपिटल कितना हो गया, यहाँ देखा हम लोगों ने 75। देखो बी का कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है, इस ए का कैपिटल में चेंजेस है। पहले 1,50,000 था सी के एडमिशन, क्योंकि देखो जब नेक्स्ट ईयर आया तो यहाँ पर 1,50,000 से ही ए का कैपिटल चल रहा होगा। बाद में तो उन्होंने, ये तो ईयर एंड में पता चलता है ना, पहले जून तक, ठीक है, अप्रैल मई जून 3 मंथ्स ए का 1,50,000 था और बी का 75 था। लेकिन जब से जून के बाद से सी एडमिशन लिया, ए का हो गया 75,000, बी का जैसा था वैसा ही, सी का भी 75,000। इसीलिए मैंने यहाँ पर कैपिटल देखो यहाँ अलग रखा था, ए का पूरा नहीं दिखा पाए थे। ये देखो अब हम लोग कर पाएंगे। तो ए का ये कैपिटल 3 मंथ्स के लिए ही एप्लीकेबल होगा अप टू जून, और उसके बाद 75,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा क्योंकि कैपिटल 75,000 हो गया, और ये बाकी बचे हुए 9 मंथ्स के लिए है। तो 75,000 इंटू 6% इंटू 9/12, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इसमें वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 75,000 इंटू 6%, ये हो गया 3,375। टोटल कर लेते हैं 5,625। बी का पूरे साल भर ही इतना ही था, सी के एडमिशन के बाद भी 75 था, उसके पहले भी 75 था, तो फॉर 1 ईयर इसका 1 ईयर हो जाएगा। तो 75,000 1 ईयर के लिए हो जाएगा 4,500। अब ये वाला हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 4,500, 3,375 और 5,625। 4,500, 4,500 था, ठीक है। ये हो गया 4,500। अच्छा, ये सब तो हम लोगों ने लिख लिया। अब हमें लिखना पड़ेगा शेयर ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है, तो प्रॉफिट हम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके लिए और एक वर्किंग नोट होगा। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो हम लोगों का करेंट अकाउंट में टोटल बैलेंस आया 1,72,500। यहाँ पर ही हम लोगों का प्रॉफिट जो भी है सारा चीज यहाँ पर ऐड है, प्रॉफिट वगैरह ऐड है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड है, और जो भी हम लोगों का एक्सपेंसेस हुआ है वो लेस है। लेस करने के बाद हम लोगों को यहाँ पर दिखा है बैलेंस 1,72,500 करेंट अकाउंट का, ये टोटल बैलेंस दिख रहा है, ठीक है। ये इतना होगा। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं करेंट अकाउंट बैलेंस कितना है, 1,72,500, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को सैलरी वगैरह लेस करना पड़ेगा, हम लोग को पता चल जाएगा प्रॉफिट कितना है। सैलरी, तो सैलरी कितना पे किया है हम लोगों ने, ए बी सी सभी को 12 मंथ्स का 2,000 करके 3 पर्सन का है ना, मैंने एक साथ कर दिया। अच्छा, बी सी का लेकिन 12 मंथ्स नहीं होगा, तो मुझे अलग अलग ही दिखा देना चाहिए। ये देखो ए का हो जाएगा 2,000 इंटू 12, बी का भी हो जाएगा 2,000 इंटू 12, बट सी ने 30 जून को एडमिशन लिया है तो उसका 2,000 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 24,000, 24,000 और 18,000, तो 60,000 आ रहा है, ठीक है। 60,000, 66,000, 66,000 सैलरी के लिए पे करना पड़ेगा, ठीक है। लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल अभी यहाँ पर देखा 5,625, 4,500, 3,375, 5,625, 4,500 और 3,375, टोटल हो जाता है 13,500। हो गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर और क्या खर्चा है, और तो कोई खर्चा नहीं है, ऐड होगा, ड्राइंग्स ऐड होगा। ड्राइंग्स ए और बी का टोटल ड्राइंग्स देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है 8,000 और 16,000, 8,000 और 16,000, तो यहाँ पर हो गया 24,000। ड्राइंग्स ऐड हो जाएगा और ऐड करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स,
533 और 534 ये अर्निंग होता है ना बिजनेस का, 533 और 534 यानी 1067। ठीक है, ये एडजस्ट करते हैं, ये एडजस्ट करने से आता है 1,18,067 आता है। ठीक है, ये देखो यहाँ पर हम लोगों ने प्रॉफिट कैलकुलेट किया, जैसे हम लोग क्लोजिंग और ओपनिंग करंट अकाउंट के थ्रू से करते, उसी कैपिटल के थ्रू से करते, वैसे यहाँ पर करंट अकाउंट के थ्रू से करेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटल में प्रॉफिट का इंपैक्ट नहीं आएगा, ये फ्लक्चुएशन कैपिटल मेथड नहीं है, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, जहां पर कैपिटल में सिर्फ कैपिटल दिखाया जाता है, प्रॉफिट वगैरह सभी करंट अकाउंट में दिखाया जाता है। तो ये वाला हम लोग यहाँ से लेस कर सकते हैं। अब ये हो गया, अब लेस करेंगे करंट अकाउंट बैलेंस, करंट अकाउंट बैलेंस ओपनिंग वाला। ठीक है, जैसे क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग माइनस करते हैं, कितना है ये देखो, ओपनिंग वाला कितना है, यहाँ 5,000, यहाँ 2,000। 5,000 जो है वो पॉजिटिव बैलेंस है, 2,000 नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव 3,000 है। 5,000 माइनस 2,000 तो पॉजिटिव 3,000 है, ये हम लोग लेस करेंगे। ठीक है, मतलब क्लोजिंग से ओपनिंग को हम लोग लेस कर रहे हैं, लेस करने से आ गया 1,15,067, ये हो गया नेट प्रॉफिट। ठीक है, ये हो गया नेट प्रॉफिट फॉर ईयर, करंट ईयर के लिए। ठीक है, 1,15,067 ये हो गया हम लोगों का नेट प्रॉफिट टोटल। अब ये शेयर हम लोग को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। यहाँ पर लिख के दिखा देते कैसे शेयर हो जाएगा। यहाँ पर देखो प्रॉफिट एलोकेशन, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि ए ने अपना कुछ विथड्रॉल किया है प्रॉफिट, सी ने भी लिया है। ये देखो यहाँ पर बोला है ना, सी इज एंटाइटल टू शेयर ऑफ 9 मंथ्स प्रॉफिट, तो यहाँ पर लिखते हैं फॉर 12 मंथ्स प्रॉफिट 1,15,067, ये 12 मंथ्स का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम लोग 3 मंथ्स और 9 मंथ्स का प्रॉफिट, ये देखो एक सी है जो कि 9 मंथ्स का प्रॉफिट ड्रॉ करेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं फॉर 9 मंथ्स प्रॉफिट। 9 मंथ्स प्रॉफिट कितना होगा, 1,15,000, ये देखो 1,15,067 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9, तो 86,300। ठीक है, और बाकी बचे हुए 3 मंथ्स, अगर 12 मंथ्स को हम लोग 9 और 3 में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 9 मंथ्स का इतना हो रहा है, तो 3 मंथ्स का बाकी रिमेनिंग इससे माइनस कर देते हैं, ये कितना हो जाएगा 28,767। हम लोगों ने प्रॉफिट को 12 मंथ्स, 9 मंथ्स और 3 मंथ्स में डिवाइड कर लिया। 12 मंथ्स का इतना है तो 9 मंथ्स का इतना, 3 मंथ्स का इतना। ए को कितना प्रॉफिट मिलेगा, ए को प्रॉफिट मिलेगा, ये देखो ए को पहले का 3 मंथ्स अलग तरीके से मिलेगा। देखो क्योंकि ऐसे हम लोगों ने इसीलिए किया क्योंकि फॉर 3 मंथ्स का जो प्रॉफिट है ये ए बी का मिलेगा, और ये जो 9 मंथ्स का इसमें ए बी सी का पोर्शन होगा। तो ए को दो तरह से हम लोग दिखाएंगे। ए को पहले कितना मिलेगा, 28,767 का कितना मिलेगा, पहले इसका जो रेशियो था, पहले का रेशियो कितना था, 2/3 था, ये देखो 2:1, 2/3 मिलेगा। ठीक है, इतने प्रॉफिट का 2/3 मिलेगा प्लस, और 9 मंथ्स में जो प्रॉफिट कमाया 86,300, उसका 1/3 मिलेगा। ए का इस तरह से कैलकुलेशन होगा। ठीक है, इसका अमाउंट देखना पड़ेगा। और बी को कितना मिलेगा, बी को 28,767 पे मिलेगा 1/3, और उसके बाद 86,300 पे भी मिलेगा 1/3। ठीक है, मतलब ये टोटल पे ही 1/3, इतना बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो ये पहले चेक कर लेते हैं, 28,767 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 19,178 प्लस 86,300 डिवाइडेड बाई 3, 28,766, 28,766 या 67 बोल लो। ठीक है, ये कितना हो जा रहा है टोटल, ये टोटल हो जाएगा
19187 19187 47,953 आ रहा है, 47,953 आ रहा है, ठीक है। अच्छा ये वाला, ये हम लोग ऐसे भी कर सकते, ये पूरे टोटल अमाउंट का 1/3 कर देते तो भी सेम ही आंसर आएगा, 1,15,067 38,355 और सी का यहाँ दिखा देते हैं। सी का हो जाएगा, सी का प्रॉफिट ये 9 मंथ्स, क्योंकि उसने तो यहाँ इस टर्म में वो था ही नहीं, 86,300 इंटू 1/3, 28,767, ठीक है। ये हो जाएगा, ये टोटल प्रॉफिट इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। प्रॉफिट एलोकेशन अब हम लोग इसको लिख लेते हैं कितना हो रहा है। अच्छा ये वाला थोड़ा एक बार चेक करते हैं, ये 44 बोल रहा है आंसर, मुझे देख लेते हैं। 28,767 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2, 19,178। अच्छा 86,300 डिवाइडेड बाई 3, 28,767, 28,767। अच्छा 28,767 प्लस 19,178, 47,945 आ रहा है, 47,945। अच्छा ये 945 होगा, 45। अच्छा ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, शेयर ऑफ प्रॉफिट यहाँ पर 47,945, 38,356 और 28,767। यहाँ पर क्या होगा, हम लोग को करेंट अकाउंट इंडिविजुअली पता चल जाएगा। ये जैसे ही हम लोग क्लोज करेंगे ना, हमें ये पता चल जाएगा कि करेंट अकाउंट का बैलेंस इंडिविजुअली कितना है, तभी तो हम लोग वहां पर लिख पाएंगे इंडिविजुअली। तो ये देखो, इसका टोटल हो जाएगा हम लोगों का, यहाँ पर हो गया 82,570 हो रहा है, 82,570। उससे ये माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर हो गया 74,037, ठीक है। 74,037 आएगा, करके देख सकते हो, ठीक है। 66,856 हो जाएगा ये वाला, ठीक है। 66,856 माइनस कर लो 16,000, 18,534 माइनस करने से आ जाएगा 48,322, ठीक है। और यहाँ पर टोटल करने पे आ रहा है 50,142, और यहाँ पर हो जाएगा 50,142, यहाँ भी 50,142। ये ऐसे इसीलिए करना पड़ा, करेंट अकाउंट का टोटल तो हमें पता था, अगर हम लोग ये नहीं करेंगे तो यहाँ पर इंडिविजुअली लिख नहीं पाएंगे, यहाँ पर करेंट अकाउंट का भी बैलेंस आएगा, ठीक है। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस अब हम लोग यहाँ पर प्लेस कर देते हैं। यहाँ पर आ गया वैल्यू, कितना कितना आया 70, ये देखो यहाँ से देख के लिखना है, 74,036 ए का, 74,036, 48,000 बी का, करेंट अकाउंट ए बी सी, ठीक है। करेंट ईयर में सबका नहीं था, प्रीवियस ईयर में 48,322 और 50,100 142, 142, ठीक है। अब इसका हम लोगों को टोटल करना है, देख लेते टोटल करके कितना होगा। ये तो हो गया 2,75,000 इंटू 3 और 30,000, ऐसे कर लेते 75,000 इंटू 3 और 30,000, ठीक है। ये हो गया, ऐड कर लेते हैं 7436, 74036 प्लस 48,322, 48,322 प्लस 51,42, 51,42, तो ये आ गया 4,27,500, 4,27,500, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल गया कि कितना
होगा करेंट अकाउंट। हम एक बार पूरा क्वेश्चन को बता देते हैं कैसे हम लोग को करना है, क्योंकि एक पार्टनरशिप था, हम लोगों ने एक बार जस्ट गो थ्रू कर देते। देखो ये सारे वैल्यूज हमारे पास गिवन थे, ये जितने भी, ये वाला वैल्यूज गिवन नहीं था, ये हम लोगों ने फाइंड आउट किया। अभी हम दिखा देते, देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन था। ये वाला पोर्शन हमारे पास गिवन था, ये पोर्शन हम लोगों के पास गिवन था, ये वाला पोर्शन गिवन था क्वेश्चन में, और जो मैंने कवर नहीं किया वो पोर्शन हमारे पास नहीं था। तो पहले क्या करना है, पहले ये सब टोटल करके यहां से माइनस करोगे तो यहाँ पर टोटल कैपिटल मिलेगा, इंडिविजुअल नहीं मिलेगा, टोटल कैपिटल मिलेगा। टोटल कैपिटल को 2/3 और 1/3 में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि 2:1 प्रोपोर्शनेट बेसिस पे उन्होंने अपना कैपिटल रखा होगा। तो जैसे ही हम लोग ये कंप्लीट करेंगे, हम लोग का ये पूरा साइड कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, देखो हम लोग को फाइंड आउट करने बोला था फर्नीचर, जिसपे एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, क्योंकि वर्किंग नोट इसीलिए बनेगा, एक नया फर्नीचर खरीदा गया है जिसपे 1/4 पीरियड का ही डेप्रिसिएशन लगेगा। फिर हम लोग वैल्यू ऑफ एसेट निकाल लिए 1,17,500। तो अगर देखो तो इधर हम लोग का पूरा डेटा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग ये डायरेक्ट लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो हमारे पास कैपिटल अवेलेबल है, ना तो करेंट अकाउंट का बैलेंस अवेलेबल है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। ये हम लोग चेक कर सकते हैं, कैसे होगा। ए का कैपिटल हमें पता है 1,50,000, अगर ए का कैपिटल 1,50,000 है, वो 3 मंथ्स के लिए वैलिड होगा। क्यों, क्योंकि ए के बिजनेस स्टार्ट करने के बाद इस साल, उसके बाद 3 मंथ्स बाद सी का एडमिशन हुआ है, तो ए का 1,50,000 पे 3 मंथ्स, बाकी 75 पे 9 मंथ्स। अब ये 75 कैसे होगा, कैसे पता चलेगा, क्योंकि सी ने जो एडमिशन लिया है उसने 1/3 प्रॉफिट के लिए 75,000 का कंट्रीब्यूशन किया, यानी टोटल कैपिटल प्रोपोर्शनेट बेसिस पे होता है 2,25,000, तो तीनों का कैपिटल हो गया 75 75 75 करंट ईयर में। तो ये देखो 75 75 75, लेकिन ये कब से हुआ, 30 जून से। बी का फर्क इसीलिए नहीं आया क्योंकि बी का डे 1 से ही 75 था, तो 3 मंथ्स पहले भी 75 था, आफ्टर 3 मंथ्स भी 75 था, इसीलिए बी का 75,000 पे ही 1 साल का इंटरेस्ट लगा। सी का 75,000 पे 9 मंथ्स का लगेगा, क्योंकि उसने जून में एडमिशन लिया था। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी और सी का सबका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया जिस तरह से हमें करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये मैंने एकदम इंडिविजुअली बता ही दिया है कि कैसे कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को ये पता करना चाहिए कि क्लोजिंग करेंट अकाउंट कैसे कितना है। जैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह से हम लोग ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि करेंट अकाउंट कितना है। तो टोटल एसेट से अगर हम लोग फिक्स्ड कैपिटल और क्रेडिटर माइनस कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा करेंट अकाउंट। मतलब सिंपल बात है, हमें करेंट अकाउंट कहाँ पर लिखा है, देखो यहाँ। तो ये पूरे टोटल अमाउंट से जो भी हमारे पास अवेलेबल है 75 75 ये सब अवेलेबल है, इससे अगर हम लोग ये माइनस कर देंगे तो यहाँ का टोटल हमें मिल जाएगा। तो टोटल हमें करेंट अकाउंट मिल गया, बट टोटल से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो तो प्रोपोर्शनेट है नहीं कि हम लोग रेशियो में डिवाइड कर दे। तो टोटल जो करेंट अकाउंट आया उसको हमें इंडिविजुअली डिवाइड करना पड़ेगा। उसके लिए मैंने करेंट अकाउंट ओपन किया। करेंट अकाउंट में ओपनिंग बैलेंस दिखाया 2 पार्टी का, ड्रॉइंग्स दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स दिखा दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिखा दिया, लेकिन शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दिखा पा रहे थे। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे, करेंट अकाउंट का बैलेंस जो है ये ओपनिंग बैलेंस है इतना, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस हमें पता है इतना, तो ओपनिंग क्लोजिंग का डिफरेंस प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन इसमें तो सिर्फ प्रॉफिट नहीं चार्ज हुआ है, सैलरी चार्ज हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सैलरी कितना चार्ज हुआ है 24 24 24। ठीक है, तो यहाँ पर 24 24 इसीलिए दिखाया गया है। एक मिनट, ये वाला 18 होगा, मैंने ये गलत लिख दिया है, ये 18 होगा। ठीक है, ये 18 होगा, तभी इसका टोटल इतना होगा। ये 24 24 18 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस कर दिया, ये सबका टोटल। ठीक है, ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स ऐड हो जाएगा। ये देखो ड्रॉइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, और करेंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस 5,000 माइनस 2,000, तो डिफरेंस जो है वो प्रॉफिट है। प्रॉफिट को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, प्रॉफिट को पूरे 12 मंथ्स के प्रॉफिट को हम लोगों ने 9 और 3 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि 9 मंथ्स 3 पार्टनर थे, 3 मंथ्स 2 पार्टनर थे, तो 2 पार्टनर को 1/3 2/3 बेसिस पे मिलेगा, मतलब 28 7 67 ये ए को 2/3 और बी को 1/3 में मिलेगा, और बाकी 86 300 सभी को 1/3 1/3 में मिलेगा। तो जो प्रॉफिट का पोर्शन आया वहां पर हम लोगों ने लिख दिया, क्लोज किया। करेंट अकाउंट का जो क्लोजिंग बैलेंस है उससे हमें इंडिविजुअली पता चल गया, इंडिविजुअली हम लोगों ने यहाँ पर करेंट अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस को पुट कर दिया, और इसको टोटल कर दो, टोटल करने से हमारा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा। लेंदी है लेकिन आसान है, ठीक है, सीक्वेंस के साथ करना। एक्चुअली क्या हो रहा है,
सिंगल एंट्री जो है ना वो थोड़ा सा पजल जैसा होता है ना, तो मतलब एक चीज करने जा रहे हैं तो पता चल रहा है ये वाला इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, तो तुम लोग इस तरह से करके देखो अपने आप। ये एक बार जो क्वेश्चन आज हम लोगों ने किया पार्टनरशिप का, ये करके देख सकते हो, ये इंपॉर्टेंट है बोल सकते हैं, मतलब अच्छा क्वेश्चन है पार्टनरशिप के साथ, ठीक है। नॉर्मली सिंगल एंट्री हमें सोल प्रोप्राइटर का ही मिलता है, तो पार्टनरशिप पे है ये वाला क्वेश्चन। ये करके देख सकते हो अपने आप कैसे करके होगा, ठीक है। और सीक्वेंस के साथ वर्किंग नोट को अरेंज कर लो, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।